हेलो बच्चों, नीट मेल की सीरीज में आपका स्वागत है। आइए नीट मेल को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले हम लोग फिजिक्स को समझते हैं। तो बच्चों वही पैटर्न है, 10 क्वेश्चन में 5 असर्शन रीजन टाइप के मिलेंगे और 5 स्टेटमेंट बेस वाले सवाल मिलेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? इलेक्ट्रॉन डज नॉट प्रोड्यूस करंट ड्यू टू देयर थर्मल स्पीड। ये असर्शन है, इलेक्ट्रॉन के तापीय चाल के कारण कोई विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रॉन की तापीय चाल के कारण कोई विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 होता है। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। अगर आप वोल्टेज अप्लाई ना करो, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलेगा, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किसी भी क्रॉस सेक्शन से क्या होगा? 0 होगा। नेट चार्ज का फ्लो 0 होगा, तो करंट में कंट्रीब्यूशन नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉन डज नॉट प्रोड्यूस करंट ड्यू टू देयर थर्मल स्पीड। बिल्कुल सही बात है। अब रीजन देख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग थर्मल मोशन इज रैंडम। बिल्कुल सही बात है, रैंडम वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है तो एवरेज क्या होगा? 0 होगा। रैंडम फैक्टर में एवरेज क्या होगा? 0 होगा। अब यहाँ पर सो देयर नेट फ्लो थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज 0। चार्ज का जो नेट फ्लो है वो क्या होगा? 0 होगा। और इसमें हिंदी में देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनों के तापीय चाल के कारण कोई विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होती है। बिल्कुल सही है, करेक्ट है। इलेक्ट्रॉनों का तापीय वेग यादृच्छिक होता है, रैंडम होता है, जिसके कारण चालक के किसी भी अनुप्रस्थ काट से कोई इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, तो ये असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो आंसर आ जाएगा, आप देखो, पहला ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, तो फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन अपने पास है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है? ए इज आर। इफ द लेंथ इज डबल्ड एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज हाफ्ड, देन न्यू रेजिस्टेंस बिकम्स 4 टाइम्स। और रीजन दिया गया है, रेजिस्टेंस होता है आर बराबर रो एल बाई ए। तो बच्चों इस फॉर्मूले से अगर देखें, लेंथ को हमने डबल कर दिया, आर डैश निकालना है, रो तो वही रहेगा। रो रेजिस्टिविटी है कंडक्टर की, जो कि डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो आर डैश इक्वल टू रो एल कितना हो गया बेटा? एल डबल हो गया। लेंथ को क्या कर दिया? डबल कर दिया बेटा। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर लेंथ एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इज आर इफ द लेंथ इज डबल्ड, और एरिया कितना? हाफ कर दिया। ठीक है, लेंथ को डबल कर दिया, एरिया को आधा कर दिया, मतलब ए बाई 2 हो जाएगा। तो 2 ऊपर जाएगा, तो बच्चों क्या जाएगा? 4 इंटू रो एल बाई ए, और ये हो जाएगा आपका आर। तो 4 इंटू आर 4 टाइम्स हो गया। जो इनिशियल था, जो प्रारंभिक था, उसका 4 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो ये भी करेक्ट असर्शन है, रीजन भी करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। बिल्कुल सही है। इसमें देख लेते हैं, लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए, चालक का प्रतिरोध आर है। ठीक है, यदि लंबाई को दोगुना तथा क्षेत्रफल को आधा कर दें तो चालक का नया प्रतिरोध 4 गुना हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही कह रहा है। तो हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में आई थिंक आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। रीजन भी आर इक्वल टू रो एल बाई ए है। तो अगर हम लंबाई को डबल कर दें और प्रतिरोध, अगर लंबाई को डबल कर दें और एरिया को आधा कर दें, तो रेजिस्टेंस जो नया वाला होगा वो 4 गुना हो जाएगा प्रारंभिक का। ठीक है बच्चों, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है और इसका आंसर रहेगा फर्स्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ करंट कैरिंग कंडक्टर आर इन सेम डायरेक्शन। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर हो, ठीक है, करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, करंट डेंसिटी भी ऐसे ही हो गया। दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं, दोनों में ही डायरेक्शन की बात करेंगे, दोनों में डायरेक्शन की बात करेंगे बच्चों। तो दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, तो करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही सेम डायरेक्शन में होते हैं। करंट डेंसिटी यानी धारा घनत्व एंड इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र फॉर अ करंट कैरिंग कंडक्टर, धारावाही लूप के लिए, धारावाही चालक के लिए सेम डायरेक्शन में होते हैं, एक समान दिशा में होते हैं। ड्रिफ्ट स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। ड्रिफ्ट स्पीड जो होती है वीडी, तो वीडी
और ए का प्रोडक्ट क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट रहता है स्टेडी स्टेट पर, ठीक है। आई बराबर क्या होता है बेटा, एन ई ए वी डी होता है। तो आई कांस्टेंट होता है स्टेडी स्टेट पर, एन कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, तो एरिया इनटू वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, तो वी डी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा बेटा ए। तो ये सही बात कह रहा है, दोनों ही सही है, लेकिन करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये इसको बता पाने में यानी एक्सप्लेन करने में सक्षम नहीं है। तो आप बोल सकते हो कि दोनों ही सही है ना, दोनों सही है। तो आंसर देखते हैं क्या होना चाहिए। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, स्पष्टीकरण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। हिंदी में बता देते हैं, किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व तो समान दिशा में होते हैं। बिल्कुल सही बात है, किसी भी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व तो करंट कंडक्टर के अंदर, धारावाही चालक के अंदर दोनों की दिशा समान होते हैं, एक दिशा में होते हैं, ठीक है। इससे इसका कोई लेना देना है नहीं। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग है ना, इसकी बात कर रहे हैं रीजन की, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बिल्कुल सही रीजन है, ठीक है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा। दोनों सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए आंसर सेकंड आएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो इसमें क्या है कि असर्शन देखते हैं, द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टिंग वायर इज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो जैसे मान लो एक कंडक्टर है अपने पास और अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड यानी बैटरी अप्लाई करी, बैटरी को जोड़ा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, करंट ऐसे फ्लो करेगा और करंट डेंसिटी भी इस डायरेक्शन में होगी, दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और करंट डेंसिटी, ठीक है। लेकिन आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं कंडक्टर के अंदर, इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है, इलेक्ट्रॉन को एक एवरेज वेलोसिटी मिलती है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इनसाइड द कंडक्टर व्हेन बैटरी इज अप्लाइड, ठीक है। अगर बैटरी को आप जोड़ते हो किसी भी कंडक्टर के समय पर तो करंट के डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रॉन को एक एवरेज वेलोसिटी मिलती है, जिसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो असर्शन पूरी तरह से सत्य हुआ। द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड करंट की डायरेक्शन में, करंट डेंसिटी एक डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है दोनों अपोजिट हैं, ठीक है। करंट डेंसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। करंट डेंसिटी एक स्केलर क्वांटिटी है क्या, आप देखो मैंने वेक्टर लगाया था अभी पीछे वाले क्वेश्चन में, पिछले वाले क्वेश्चन में असर रीजन का क्वेश्चन था। करंट डेंसिटी, करंट स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो आप पढ़ते हो आई बराबर जे डॉट ए, जे और ए का जो डॉट प्रोडक्ट है वो करंट होता है। तो करंट स्केलर क्वांटिटी है और जो करंट डेंसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये जो रीजन है वो सरासर गलत है, ठीक है, और जो असर्शन है वो प्रॉपर्ली सही है, ठीक है, सत्य है। तो आइए देखते हैं कौन सा आंसर होना चाहिए। इसमें ए सत्य है लेकिन आर गलत है, तो थर्ड आंसर आ जाएगा बच्चों। कौन सा आंसर आ जाएगा, थर्ड आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर थर्ड होगा। हिंदी में भी मैं आप सभी को बता देता हूँ, ठीक है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों का अपवहन वेग चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जो अपवहन वेग होता है उसकी दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है किसी भी धारावाही चालक के अंदर, ठीक है, जब चालक को बैटरी से जोड़ा जाता है। धारा घनत्व तो अदिश राशि होती है, नहीं गलत है ये क्या सदिश राशि होती है। तो ये सही है, ये गलत है ना, ये सही है और ये गलत है, ठीक है बच्चों। आपको बात समझ में आ गई। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन की तो बात दूर की है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 3। अब आगे देखते हैं। एज the temperature of a metallic resistor is increased, the product of its resistivity and conductivity increases, ठीक है। रजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी का जो प्रोडक्ट है रो और सिग्मा, रो एंड सिग्मा इज कांस्टेंट, ठीक है, नियत है ना। किसी धातु का ताप बढ़ाने पर धातु चालक की प्रतिरोधकता तथा चालकता का गुणनफल बढ़ता है, गलत बात है, ठीक है। तो क्योंकि सिग्मा और रो का जो गुणनफल है वो नियतांक है, सिग्मा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रो होता है, ठीक है। तो ये कट जाएगा तो ये क्या कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो क्या बच्चों ताप से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो पहला हो गया बेटा
गलत। एज द टेम्परेचर ऑफ द मेटेलिक रजिस्टर इज इंक्रीज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी इंक्रीजेज, जबकि होना क्या चाहिए कांस्टेंट, वो कह रहा है इंक्रीज, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही सेम डायरेक्शन में है। करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही सेम डायरेक्शन में है बच्चों। ठीक है, आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज पॉजिटिव, मतलब थीटा कितना हो गया, 0 हो गया, थीटा 0, तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा ई डॉट जे इक्वल टू हो जाएगा ई जे कॉस 0। कॉस 0 1 होता है। ठीक है, थीटा अगर 0 है तो कॉस 0 1 हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया तो ये क्या जाएगा ई जे, जो कि आपको क्या दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है। तो ये सही है, रीजन करेक्ट है। ठीक है, रीजन करेक्ट है, असर्शन गलत है, क्योंकि प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर से उसका कोई लेना देना नहीं। हिंदी में देख लेते हैं। किसी धातु का ताप बढ़ाने पर धातु चालक की प्रतिरोधकता तथा चालकता का गुणनफल बढ़ता है, गलत है। ठीक है, धातु चालक या धातु बोल दो या चालक बोल दो, है ना, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोधकता और चालकता का गुणनफल कांस्टेंट होता है। जैसा कि आपको बताया कि वो सिग्मा होता है 1/ρ, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो ये असर्शन गलत हो गया। धारा घनत्व तथा विद्युत क्षेत्र का अदिश गुणन किसी धारावाही चालक के लिए धनात्मक होता है। आप इसको देखिए, धारावाही चालक के लिए धारा घनत्व और विद्युत क्षेत्र का अदिश गुणन क्या होता है बेटा, धनात्मक होता है। बिल्कुल सही बात है, ये मैंने करके बताया आपको। जे और ई दोनों एक ही दिशा में होते हैं। थीटा 0 है और थीटा 0 कॉस 0 1 हो जाएगा तो पॉजिटिव होगा। कॉस थीटा नेगेटिव होता तो नेगेटिव हो जाता, कॉस थीटा 0 होता तो 0 हो जाता, है ना। तो यहाँ से असर्शन आपका गलत हो जाएगा और रीजन क्या हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, असर्शन गलत और रीजन सही, यानी फोर्थ आंसर आएगा आपका। ठीक है, फोर्थ आंसर आ जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। तो आई थिंक बच्चों आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा बढ़िया तरीके से, एक बढ़िया स्मूथली सभी कुछ आपको समझाया जा रहा है। आप ध्यान देंगे तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल रिकॉल होंगे और आप अच्छा परफॉर्म करोगे। तो इस तरह के असर्शन रीजन के सवाल, अभी तक 5 सवाल डिस्कस हुए। आगे की बात करते हैं बच्चों, आगे स्टेटमेंट वाइज सवाल हैं। 5 सवाल इसके मिलेंगे आपको स्टेटमेंट वाले। ठीक है, जिसमें 2 स्टेटमेंट होंगे और अगर पहला और दूसरा दोनों असत्य हैं तो पहला ऑप्शन आएगा, और कथन 1 सत्य है लेकिन कथन 2 असत्य है तो क्या आएगा, दूसरा आएगा। कथन 1 असत्य है लेकिन कथन 2 सत्य है तो तीसरा आएगा, और दोनों सत्य हैं तो चौथा आएगा। ठीक है, तो बच्चों एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इंक्रीजेज फॉर कंडक्टर बट डिक्रीजेज फॉर सेमी कंडक्टर। तो ऐसा बोला गया कि टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कंडक्टर का बढ़ेगा, सेमी कंडक्टर का घटेगा। बिल्कुल सही बात है बच्चों। आपको पता है कि रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है कंडक्टर की, तो रेजिस्टिविटी कंडक्टर की बढ़ेगी अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, और रेजिस्टिविटी सेमी कंडक्टर की घटेगी। यानी अगर रेजिस्टिविटी कंडक्टर की बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ाने से तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि जो रिलेशन हमें रेजिस्टिविटी का मिलता है वही रेजिस्टेंस का मिलता है। R बराबर R0 1 प्लस कितना अल्फ़ा डेल्टा टी। अल्फ़ा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। सिमिलर रिलेशन हमें मिलता है रेजिस्टिविटी का, तो रेजिस्टिविटी का क्या मिलेगा, रो बराबर रो नोट 1 प्लस कितना अल्फ़ा डेल्टा टी। तो अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी कंडक्टर की जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, और इसके अपोजिट काम होगा सेमीकंडक्टर के लिए। सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी घटेगी यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे और रेजिस्टेंस भी घटेगा। तो पहला स्टेटमेंट सही है, द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन डायमेंशन, ये गलत है। कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करती है। मान लो अगर मटेरियल हमने चेंज कर दिया तो रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी, बट हमने एक L लंबाई का, L लेंथ का रेजिस्टेंस लिया, कंडक्टर लिया, और एक 2L का लिया। ठीक है, तो अगर डायमेंशन चेंज करेंगे तो रेजिस्टिविटी से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ना तो हमने टेम्परेचर चेंज किया ना ही हमने मटेरियल चेंज करा। तो रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन डायमेंशन ऑफ कंडक्टर, ये गलत है। हिंदी में देख लेते हैं, किसी चालक का ताप बढ़ाने से उसका प्रतिरोध बढ़ता है तथा अर्धचालक का ताप बढ़ाने से
उसका प्रतिरोध घटता है, बिल्कुल सही है। चालक की प्रतिरोधकता चालक की विमाओं पर निर्भर करती है, ये गलत हो गया। पहला सही है, दूसरा गलत है। तो आइए देखते हैं, ठीक है। कथन एक सत्य है लेकिन कथन सेकंड असत्य है, तो सेकंड आंसर हो जाएगा, इस सवाल का आंसर सेकंड हो जाएगा। पहला सही है और दूसरा गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे अगला स्टेटमेंट टाइप सवाल है, द सॉलिड्स विच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आर इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर। ये हमेशा बढ़िया सवाल बनता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट जिनका नेगेटिव होगा, टेम्परेचर का इफेक्ट उस पर उल्टा पड़ेगा। जैसे मान लो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अल्फ़ा नेगेटिव है, टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो जिस क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं वो घटेगी, है ना। जैसे मान लो सिंपल एक एग्जांपल लें, ठीक है। अगर मैं रजिस्टिविटी की बात करूं तो सेमीकंडक्टर के लिए यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रजिस्टिविटी घटती है, कंडक्टिविटी बढ़ती है। इसका दो फैक्टर होते हैं जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो एक तो होता है आपका जंपिंग फैक्टर, जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इंक्रीज होता है, और एक फैक्टर होता है कॉलिजन फैक्टर। तो जब एक्सेज में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्शन बैंड में, जिनको हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, जो कि कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं कंडक्शन बैंड में, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वहाँ कॉलिजन फैक्टर लिया जाता है। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो टाइम घट जाएगा, और टाइम घट जाएगा तो रजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कंडक्टर का रजिस्टिविटी बढ़ेगा, सेमीकंडक्टर का रजिस्टिविटी घटेगा, है ना। तो द सॉलिड्स विच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर का उल्टा इफेक्ट आ रहा है, अल्फा नेगेटिव है ना, यानी सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर दो ऐसे सब्सटेंस हैं जिनके लिए अल्फा नेगेटिव होता है। बिल्कुल सही बात बोल रहा है। द एट स्टडी स्टेट करंट फ्रॉम ईच क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इज सेम, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। स्टडी स्टेट पर क्रॉस सेक्शन कैसा भी हो, क्रॉस सेक्शन कैसा भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ से और यहाँ से जाने वाला जो करंट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ये कब होता है, स्टडी स्टेट पर। I इक्वल टू NA VD, एरिया और VD इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ओवरऑल करंट क्या होता है, कांस्टेंट, जितना यहाँ से जाएगा उतना ही यहाँ से जाएगा, क्योंकि जितना चार्ज पर सेकेंड एंटर करेगा किसी एक क्रॉस सेक्शन से दूसरे क्रॉस सेक्शन से, उतना ही चार्ज पर सेकेंड एग्जिट होगा, ठीक है। ये वाटर करंट के लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की बात करते हैं, एरिया इनटू वेलोसिटी कांस्टेंट, उसी टाइप का ये सवाल है, उसी टाइप का ये स्टेटमेंट है। तो द सॉलिड्स विच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आर इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, बिल्कुल सही बात है। एट स्टडी स्टेट करंट फ्रॉम ईच क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, बिल्कुल सही बात है। अब हम लोग हिंदी में देख लेते हैं। अर्धचालक तथा कुचालक ठोसों के लिए प्रतिरोध ताप गुणांक ऋणात्मक होता है, बिल्कुल सही बात है। स्थायी अवस्था पर धारावाही चालक के प्रत्येक अनुप्रस्थ से प्रवाहित विद्युत धारा समान होती है, ठीक है। तो हिंदी में भी आपको समझ में आ गया, मतलब दोनों सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो आइए देख लेते हैं, कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं, तो फोर्थ आंसर यानी फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा, फोर्थ आंसर आएगा इसका, ठीक है। चलो आगे अपना एक और स्टेटमेंट टाइप सवाल है, किरचॉफ्स जंक्शन लॉ फॉलोज फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बिल्कुल सही बात है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड ही होता है जंक्शन, यानी मीटिंग करंट का सम किसी जंक्शन पर 0 होता है। तो ये किस पर बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, है ना। दूसरा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या लूप रूल फॉलोज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ये स्टेटमेंट हैं किरचॉफ के दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो दोनों ही सही है, ठीक है। किरचॉफ संधि नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है, बिल्कुल सही बात है। किरचॉफ का लूप नियम यानी वोल्टेज का लूप रूल ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, तो इसका फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये दोनों ही स्टेटमेंट हैं किरचॉफ लॉ के फर्स्ट एंड सेकंड लॉ, पहला जंक्शन रूल, दूसरा वोल्टेज रूल, ठीक है। तो जंक्शन रूल क्या कहता है, किरचॉफ जंक्शन लॉ फॉलोज फ्रॉम द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और वोल्टेज लॉ या लूप रूल किस पर, एनर्जी पर बेस्ड है, ठीक है। बहुत बढ़िया। आगे, द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द एवरेज कॉलिजन टाइम, एवरेज कॉलिजन टाइम यदि बढ़ेगा तो मोबिलिटी बढ़ेगी। मोबिलिटी होती है
ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट स्पीड पर यूनिट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम उस रिलेशन को यूज करेंगे तो मोबिलिटी चार्ज कैरियर्स की बढ़ेगी यदि हम कॉलिजन टाइम बढ़ा दें। ठीक है, द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द एवरेज कॉलिजन टाइम। ठीक है, बिल्कुल सही बात है स्टेटमेंट। फ्यूज वायर शुड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रजिस्टिविटी। ये भी गलत हो गया। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। ठीक है, ये यहीं से हम बात पकड़ लेंगे। फ्यूज किस लिए लगाते हैं? फ्यूज इसलिए लगाते हैं जिससे कि हमारा कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस जलने से बच जाए। ठीक है, करंट का वैल्यू बढ़ गया, अचानक वोल्टेज में फ्लक्चुएशन आया, वोल्टेज बढ़ा, करंट बढ़ा। ठीक है, तो जो उसका सहन करने की कैपेसिटी है, जब उससे ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो वो जल जाएगा। ठीक है, उसे बचाने के लिए, सेफ रखने के लिए हम फ्यूज़ लगाते हैं, जिससे कि जो करंट पास हो रहा है, ठीक है, जैसे ही जितना हाई वैल्यू हम करंट का पास करा सकते हैं उसके इक्विवेलेंट करंट आता है, उसके पहले ही जो फ्यूज़ है वो सर्किट को ऑफ कर देता है, फ्यूज़ मेल्ट हो जाता है। सेफ्टी पर्पज के लिए फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। तो ये क्या कह रहा है? फ्यूज़ वायर शुड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, गलत हो गया। तो स्टेटमेंट सेकंड गलत हो गया, पहला स्टेटमेंट सही हो गया। आवेश वाहकों की गतिशीलता औसत संघट्ट काल में वृद्धि के साथ बढ़ती है, सही है। ठीक है, और फ्यूज़ तार का गलनांक तथा प्रतिरोधकता उच्च होनी चाहिए, जबकि गलनांक क्या होना चाहिए? तो यहीं से पकड़ लेंगे हम लोग, गलनांक लो होना चाहिए, जिससे कि जो मैक्सिमम करंट हम पास करा सकते हैं उसके इक्विवेलेंट करंट उससे पहले ही फ्यूज़ जल जाएगा, जिससे कि सर्किट ऑफ हो जाएगा और अपना जो डिवाइस है, इलेक्ट्रिकल एप्लायंस है, वो जलने से बच जाएगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा पहला सही है, दूसरा गलत है? तो आइए देख लेते हैं। कथन एक सत्य है लेकिन कथन सेकंड का सत्य है, तो सेकंड आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, सेकंड आंसर हो जाएगा इसका। आइए आगे की बात करते हैं बच्चों। रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन टू फ्लो द करंट। ठीक है, रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है? करंट के फ्लो का अपोज करता है, बिल्कुल सही बात है। रजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अभी इसके बारे में खूब मैंने समझाया, बहुत समझाया कि सेमीकंडक्टर की रजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो घटेगी, कंडक्टर की रजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बढ़ेगी। ठीक है, तो रजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिक्रीज कर दिया, तो ये गलत हो गया और ये सही हो गया। प्रतिरोध का अर्थ है धारा प्रवाह का विरोध, बिल्कुल सही है, सही हो गया पहला। ताप में वृद्धि के फलस्वरूप चालक की प्रतिरोधकता घटती है, ये गलत हो गया। तो पहला सही, दूसरा गलत। इसका भी आंसर देख लेते हैं किस हिसाब से बनेगा। पहला सही, दूसरा गलत है, तो सेकेंड आंसर बनेगा। सेकेंड आंसर इसका बनेगा, सेकेंड आंसर। ठीक है बच्चों, आइए आगे की बात करते हैं। आगे अब आपको मिलेंगे क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना, और इससे भी आप बहुत कुछ सीखोगे। तो आइए देखते हैं पहला सवाल क्या है। इन द गिवन सर्किट करंट फ्लो थ्रू रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। दिए गए परिपथ में 5 ओम के प्रतिरोध से प्रवाहित धारा क्या है? ये परिपथ है। आप ये देखो, आपने सुना होगा कि बैटरी जब लगाते हैं तो बैटरी के पॉजिटिव से जितना करंट या जितना चार्ज निकलता है, नेगेटिव में उतना ही एंटर करता है। मान लो यहाँ से I1 करंट निकला तो यहाँ एंटर भी I1 करेगा। अब देखो, जब ये यहाँ आया तो यहाँ अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर डिस्ट्रीब्यूट होता, ठीक है, तो यहाँ पर I1 नहीं जाता। मान लो 4 एम्पियर आ रहा है, 4 एम्पियर आ रहा है, एक यहाँ चला है तो यहाँ 3 जाता, तो रूल वायलेट हो जाता। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे? जितना करंट पॉजिटिव से आएगा उतना ही नेगेटिव में जाएगा। ये बैटरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। तो कितना करंट निकला? I1, ये I1 यहाँ आएगा, ठीक है, और इसके थ्रू यहाँ I1 चला जाएगा। तो इसमें कोई करंट का डिवीज़न नहीं हुआ, यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा, यहाँ से करंट 0 इसमें। तो कितना करंट आया? अब देख लो, यहाँ पर I1 कितना जाएगा बेटा? I1 आ जाएगा 20/2, कितना आया? 10 एम्पियर आया। तो ये 10 एम्पियर जो करंट आया, 10 एम्पियर, ये करंट ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, 10 एम्पियर निकल जाएगा, इसमें करंट यहाँ डिवाइड नहीं हुआ। सिमिलरली यहाँ से करंट आया, मान लो I2 आया, तो ये I2 यहाँ निकल जाएगा, यहाँ करंट 0।
ठीक है, करंट जाएगा ही नहीं। क्यों? अगर जाएगा तो वो रूल वायलेट होगा। कौन सा? कि पॉजिटिव से जितना करंट एग्जिट होता है उतना ही नेगेटिव में एंटर करता है, जितना निकलेगा उतना ही एंटर करेगा, है ना। तो आप क्या बोलोगे? I2 निकला, I2 ही एंटर करना चाहिए, तो करंट यहाँ डिवाइड नहीं होगा। तो I2 कितना हो जाएगा बेटा? I2 निकाल लोगे 5/1, 5/1, मतलब I इक्वल टू V अपॉन R। V कितना है? 5/1, R तो 1 ही है, यहाँ 2 है R, ठीक है, तो इतना 5 एम्पियर हो गया। तो बच्चों आप देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो कि इस तरह के डायग्राम में 5 ओम में करंट का वैल्यू कितना है? 0। सो करेक्ट आंसर इज 4th, ठीक है। आप गौर से देखो, एक रूल यहाँ पर, एक आपको कॉन्सेप्ट मिला, बढ़िया सा कॉन्सेप्ट मिला। क्या मिला? कि बैटरी के पॉजिटिव से जितना करंट एंटर करता है उतना ही नेगेटिव में एग्जिट होता है, या पॉजिटिव से जितना एग्जिट होगा नेगेटिव में उतना ही एंटर होगा, ठीक है। ये रूल आप याद रखिएगा। सेम, जितना चार्ज यहाँ से निकलेगा उतना ही नेगेटिव में एंटर करेगा, ये बात याद रखना। जितना करंट निकलेगा पॉजिटिव से उतना ही नेगेटिव में एंटर करेगा, ठीक है। तो I1 यहाँ से निकला, I1 निकलना चाहिए, तो यहाँ से करंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, डिवाइड नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पर भी वही काम, I2 आया, I2 ऐसे निकल गया, यहाँ पर भी करंट डिवाइड, तो इसमें करंट कितना जाएगा? 0, ठीक है। नाली ब्लॉक चौक हो गई, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 4th। फिगर शोज अ पोर्शन ऑफ सर्किट, वैल्यू ऑफ करंट थ्रू R1 इज, ठीक है। R1 में हमें करंट का वैल्यू चाहिए। बढ़िया सा छोटा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, ठीक है। और इस तरह के सवाल हमेशा पूछे जाने की संभावना रहती है, तो आप लोग कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। आप देखो 2 और 2 कितना हो गया? 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों 4 ओम, 4 ओम हो गया। हमें क्या निकालना है? इसमें करंट निकालना है R1 में, ठीक है। ये 4 ओम हो गया, और ये पैरेलल में है तो कितना हो जाएगा? 2 2 1, तो 1 हो गया, 1 ओम हो गया, ठीक है। आप देखो इसमें करंट कितना जा रहा है? 4 एम्पियर, 4 एम्पियर करंट जा रहा है। तो करंट हम डिवाइड करते हैं पैरेलल में, आपको बताया गया I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है R, तो I इक्वल टू होता है V अपॉन R। तो V तो कांस्टेंट है, हर रेजिस्टेंस जो कि पैरेलल में है उन पर वोल्टेज क्या होगा? सेम होगा, तो V कांस्टेंट हो गया, तो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो गया। अगर मैं इसमें I1 निकालूंगा तो I1 कितना आ जाएगा? R2 ऊपर आएगा, ये R1 हो गया बच्चों, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? R2 हो गया। तो R2 उल्टा लेंगे, उल्टा डिवाइड करते हैं पैरेलल में करंट और सीरीज में वोल्टेज, ठीक है। तो सबसे आसान तरीका, जैसे 2 में डिवाइड करना है तो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। अगर मैं I1 निकाल रहा हूँ तो R2 ऊपर आएगा, R2 अपन कितना? R1 प्लस R2, ठीक है, इनटू कितना? I टोटल। तो R2 कितना है? 4, 4/5 इनटू कितना? 4, ठीक है, 16/5 एम्पियर। बहुत बढ़िया, 16/5 एम्पियर आ गया, ठीक है। अब इसमें 4 एम्पियर टोटल करंट था, इसमें गया 16/5, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब इसमें 16/5 गया, 16/5 एम्पियर ये गया करंट, ठीक है। आपको पता है ये जो 1 ओम है ये 2 2 ओम है, 2 ये 2 है, तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। यहाँ कितना आ रहा है? 16/5 एम्पियर आया, तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। 8/5 एम्पियर इसमें जाएगा और 8/5 एम्पियर इसमें जाएगा। क्या बच्चों बात समझ में आ रही है? बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है, क्योंकि इक्वल रेजिस्टेंस है, यहाँ से 16/5 जाएगा। भाई इन दोनों का रेजिस्टेंस ही तो इक्वल रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो 1 ओम में कितना गया? 16/5 गया। अब 1 को स्प्लिट करोगे तो 2 2 4, सॉरी 2 ये 2 ये, तो कितना? आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इक्वल है, ठीक है। 10 एम्पियर आता, 5 इसमें 5 इसमें, 16/5 आया, तो 8/5 इसमें, 8/5 इसमें, आधा आधा कर दिया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। सो आपको डिवीज़न एकदम कन्फर्म समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। अब आगे की बात करते हैं। ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है, पूछे जाने की संभावना नीट के लिए बहुत ज़्यादा है, तो आप इस तरह के सवाल को भी करने की प्रैक्टिस कर लीजिए। कैसे होता है ये सवाल? फॉर सेल ईच ऑफ EMF E एंड इंटरसेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, इफ पोलैरिटी ऑफ वन ऑफ द सेल इज रिवर्स्ड देन द टर्मिनल वोल्टेज अक्रॉस दिस सेल। मतलब जिस सेल की पोलैरिटी हमने अलग से अपोजिट, जिस सेल को हमने रॉन्गली जोड़ा है या अपोजिटली जोड़ा है, ठीक है, उस सेल के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। ई विभवांतर वाहक बल, विद्युत वाहक बल, ई विद्युत वाहक बल, ठीक है, विद्युत वाहक बल तथा आर आंतरिक प्रतिरोध के 4 सेलों को श्रेणी में संयोजित किया जाता है। यदि एक सेल की ध्रुवता को विपरीत किया जाता है तब इस सेल के सिरों में टर्मिनल वोल्टता क्या है? सुनो मेरी बात, बढ़िया सवाल है। आप देखो कितने सेल हैं? 4, 1 2 3 4। अब देखो इन
तीनों सेल होंगे, इन तीनों सेलों के पॉजिटिव प्लेट्स राइट हैंड साइड है और नेगेटिव प्लेट लेफ्ट हैंड साइड है। मतलब बड़ा डंडा राइट हैंड साइड है, छोटा डंडा लेफ्ट हैंड साइड है। तो आप देख पा रहे हो इसमें बड़ा डंडा कहाँ है, राइट हैंड साइड है, और छोटा डंडा लेफ्ट हैंड साइड है। ये तीनों एक पैटर्न में जुड़े हैं, ये इसके उल्टे पैटर्न में जुड़ा है। ये तीनों कहाँ करंट देंगे, ये तीनों ऐसे करंट देंगे, पॉजिटिव से निकलता है करंट, और ये करंट देगा ऐसे, ठीक है। मतलब ये तीनों मिला के कैसी करंट देंगे, एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज देगा। इसका सीधा सीधा मतलब करंट क्रॉस हो गई, क्रॉस हो गई मतलब उल्टी है, उल्टी है। तो जो नेट ईएमएफ होगा उनमें डिफरेंस का फॉर्मूला लगेगा ई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई 3 हो जाएगा। तो ये जो ई इक्विवेलेंट आएगा वो ई प्लस ई 3 हो गए एक डायरेक्शन में, एक उल्टी डायरेक्शन दे रहा तो इसको घटा दिया तो कितना बचा, 2 बचा। आई कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू, देखो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस में तो कोई दिक्कत नहीं है, जुड़ेगा ही, ठीक है। आर 4 आर हो गए, ठीक है। सीरीज में है तो डायरेक्टली जोड़ देंगे हम लोग, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो कितना जाएगा आपका आई इक्वल टू 2E अपॉन कितना 4R, तो कितना जाएगा E/2R। बहुत बढ़िया, E/2R। अब देखो इसमें जो नेट करंट जाएगा वो इसका डायरेक्शन रहेगा, मतलब करंट नेट ऐसे जाएगा, है ना, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। तो जो अपोजिटली बैटरी जुड़ी है वो तो चार्ज होगी, और जो ठीक है सीधी सीधी जुड़ी हुई है वो डिस्चार्ज होगी। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट जाता है, बैटरी का कंडीशन क्या कहलाता है, डिस्चार्जिंग। और अगर पॉजिटिव में करंट जाता है तो क्या कहलाता है, चार्जिंग कहलाता है। तो जो उल्टी बैटरी जुड़ी है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, उसमें करंट ऐसे जाएगा। उल्टी बैटरी जो जुड़ी है उसमें करंट ऐसे जाएगा, स्मॉल r E, ठीक है। ये करंट पॉजिटिव में जा रहा है तो ये क्या हो रहा है, चार्जिंग हो रही है, चार्जिंग हो रही है। अगर मान लो ऐसे होता तो ये डिस्चार्जिंग होती, ये डिस्चार्जिंग, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपको बताएगा। चार्जिंग में क्या होता है, V = E + IR चार्जिंग में। डिस्चार्जिंग में क्या होता है, E - IR। तो E तो EMF है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, E + I है E/2R इनटू कितना, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, R से R गया, E प्लस कितना E/2 मतलब हो जाएगा 3E/2। सो द करेक्ट आंसर इज थर्ड, 3E/2। तो बढ़िया सवाल था। 4 सेल थे, एक उल्टा जुड़ा था, 3 एक डायरेक्शन में करंट दे रहे थे एंटी क्लॉकवाइज, एक जो ये था जो उल्टा जुड़ा था वो क्लॉकवाइज देता। तो हमने इक्विवेलेंट निकाल दिया, जो उल्टा जुड़ा था उसका EMF घटा दिया, नेट EMF आ गया, I = V/R लगा दिया। और आपको पता है कि जो उल्टा जुड़ा है वो चार्ज हो रहा होता है, और चार्जिंग में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आपको सभी को पता है। अगर नहीं पता है तो याद रखना, V = E + IR। और डिस्चार्जिंग में कितना होता है, V = E - IR। ठीक है बच्चों, अगला सवाल देखो। हर तरह का वैरायटी अपने लेने की कोशिश करिए, ठीक है, जिससे कि पूरा जो ओवरऑल करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो रिवाइज हो। तो आप देखो इसमें A और B के मध्य हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। इन द गिवन नेटवर्क द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज, ठीक है, दिए गए नेटवर्क में A तथा B के मध्य परिणामी प्रतिरोध क्या है। ठीक है, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, मेथड होते हैं, लेकिन मैं आपको एक मेथड बताता हूँ जो है पॉइंट मेथड। और पॉइंट मेथड लगभग सभी में काम करता है। नीट के सवाल तो बड़े इजीली पॉइंट मेथड से हम सॉल्व कर पाते हैं। तो आइए देखते हैं पॉइंट मेथड है क्या। जैसे मान लो इसमें पॉइंट देखने होते हैं, पॉइंट मतलब जंक्शन देखने होते हैं। 2 जंक्शन है, 3 जंक्शन है, 4 है, 5 है, बड़े इजीली सवाल सॉल्व होते हैं। लेकिन 5 से ज़्यादा में नहीं, 5 से ज़्यादा में फिर सिमेट्री का रूल लगाते हैं। तो यहाँ देखो सिमेट्री की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, पॉइंट मेथड से हो जाएगा। पॉइंट मेथड, पहले उन पॉइंट्स को लिखो जिनके बीच हमें इक्विवेलेंट निकालना है, AB। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये AB लिख लिया हमने। अब देखो एक जंक्शन ये हो गया, एक जंक्शन ये, 2 खत्म, एक तीसरा ये है, चौथा ये लिख लो X और ये लिख लो Y। एक को X लिख लो, एक को Y लिख लो, ठीक है। अच्छा एक पॉइंट होता है, एक जंक्शन और होता, मतलब 3 पॉइंट होते तो इसको बीच में डाल देते। जिन 2 के बीच निकालना है उस एक को लेफ्ट हैंड साइड, एक को राइट हैंड साइड, और जो तीसरा पॉइंट होता है उसको बीच में डाल देते। लेकिन चूंकि ये 4 पॉइंट हैं तो एक ऊपर और एक नीचे, ठीक है, X ऊपर और Y नीचे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो आपको जोड़े बनाना है। X का A से कनेक्शन है, बिल्कुल है, X का A से कनेक्शन है, ये हो गया। आप देखते जाना, गोला बनाते जाऊंगा मैं, A और X एक बना रहे हैं,
सभी आ रहे हैं। एक्स का वाई से भी कनेक्शन है, बिल्कुल सही बात है जी, एक्स का वाई से भी कनेक्शन है। ऐसे बन जाएगा, डायग्राम आपको बढ़िया लगेगा, टेंशन मत लो, ठीक है। और एक्स का बी से भी कनेक्शन है, लो एक्स का बी से कनेक्शन हो गया। ए का वाई से कनेक्शन है, हाँ जी है, ए का वाई से कनेक्शन है। वाई का बी से कनेक्शन है, हाँ जी है, वाई का बी से कनेक्शन है, ठीक है। और ए का बी से भी कनेक्शन है, बिल्कुल सही बात है, ए का बी से कनेक्शन। आप साफ साफ देखो, ये व्हीट स्टोन ब्रिज लग रहा है, ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2r, ये कितना हो जाएगा 2r सीरीज में ना, इन दोनों का पैरेलल r, r और r आप ऐसे बनाओगे, a और ये b, ये r है और एक नीचे वाला बचा r, ठीक है। 2r 2r r, इन दोनों का रिजल्टेंट इस बॉक्स का हो गया r, और ये भी r है, तो ये r a b आ जाएगा, r a b कितना आ जाएगा r/2। सो करेक्ट आंसर इज r/2। सो फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। अब देखो कितने इजीली सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है, बढ़िया सवाल था। आगे देखो, ये देखो, ठीक है, हर तरह की वैरायटी लेने की कोशिश की है, ठीक है, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज हो। इन द गिवन सर्किट द पोटेंशियल एट ए बताना है, दिए गए परिपथ में बिंदु ए पर विभव क्या है। बहुत बढ़िया। देखो ये क्लोज लूप है, क्लोज लूप है, क्लोज लूप का फायदा क्या है, करंट आएगा। सो आप देखो एक क्लोज लूप में सारे रेजिस्टेंस, एक क्लोज लूप में सारे रेजिस्टेंस जो भी है, अगर एक ही क्लोज लूप है तो सारे सीरीज में होते हैं, करंट कहीं जा ही नहीं रहा होता है। करंट यहाँ से आया, यहाँ से करंट निकला और ये करंट ऐसे निकल गया ऐसे, तो एक ही लूप है, सारे सीरीज में। आई इक्वल टू कितना हो जाएगा वी 5 है, आर कितना हो जाएगा 1, 4 और 1 5, तो 7 और 3 10, ठीक है, 5/10 मतलब कितना 1/2 एम्पियर करंट आ गया, ठीक है। अब आप देखो, अब ए और ए से बी की तरफ चलो, आप ए से बी की तरफ ऐसे चल सकते हो, आप ए से बी की तरफ ऐसे चल सकते हो, जैसे आपको चलना चल लो। तो ए और बी के बीच में कितना ऐसे चलो, ठीक है, ये ज़्यादा आसान है, यहाँ बैटरी लगी हुई है, यहाँ अकेला रेजिस्टेंस है, तो आप ए और बी के बीच में कितना रेजिस्टेंस पाओगे, 3 और 2 5, 5 ओम सीरीज में जोड़ दो। अब बी पे पहुँच गया बेटा, बी का वोल्टेज क्या है 0 है, तो आप क्या बोलोगे वी ए करंट ऐसे जा रहा है, आई कितना जा रहा है 1/2 एम्पियर। तो वी ए करंट की डायरेक्शन में किरचॉफ रूल ओपन सर्किट के लिए लगाते हैं, ए से चले प्लस माइनस करते 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 करंट की डायरेक्शन में माइनस आई आर, करंट के अपोजिट प्लस आई आर, बड़े डंडे से छोटे डंडे की तरफ चलेंगे तो माइनस ही, छोटे से बड़े की तरफ चलेंगे तो प्लस ही, साइन कन्वेंशन आपको कंफर्म है, याद है। और जैसे ही हम पहुंच जाएंगे तो बराबर कर देंगे, तो वी ए माइनस आई आर है ना, आई कितना 1/2 इंटू आर कितना 5, पहुंच गए ना, बराबर वी बी, और वी बी कितना है 0, तो वी ए कितना आ जाएगा 5/2, यानी कितना आ जाएगा 2.5 वोल्ट। कितना मक्खन सवाल था, आप देखो 2.5 वोल्ट। सो इस तरह के सवाल बड़े आसान होते हैं, ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट दोनों में हम किरचॉफ रूल के थ्रू काम कर सकते हैं। ओपन में बहुत आसान होता है ना, जिस भी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए हो आप यही लगाना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चल दो, ऐसे भी चल सकते थे तब भी आ जाता आपका आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो आपकी मर्जी, लेकिन आसान ये रहेगा, ठीक है। अब ये देखो वी आई ग्राफ ऑफ कंडक्टर एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स इज शोन इन द फिगर, द रेशियो ऑफ टेम्परेचर टी एंड टी विद। चित्र में 2 भिन्न भिन्न ताप पर एक चालक का वी आई ग्राफ, वी इक्वल टू आई आर होता है ना। तो आप ये देखो वी और आई ग्राफ, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी, वाई बराबर एम एक्स, सी 0 है, तो इसकी स्लोप क्या देगी आर। तो आप देखो एम ए स्लोप होती tan थीटा, तो हो जाएगा आर ए, कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा tan थीटा, स्लोप tan थीटा। एम बी कितना आर बी, क्या जाएगा, आप देखो ये एंगल यहाँ से दिया है, ये थीटा, तो ये कितना 90 माइनस थीटा। स्लोप निकालते हैं तो एक्स एक्सेस से एंगल देखते हैं बच्चों, तो कितना आ जाएगा tan 90 माइनस थीटा, वाई एक्सेस से थीटा है तो आ जाएगा cot थीटा। तो आर ए अपॉन कितना आर बी इक्वल टू कितना टी ए, टी के प्रोपोर्शनल होता है आर, ठीक है, टी ए अपॉन कितना टी बी, tan थीटा अपॉन कितना cot थीटा, या tan 90 माइनस थीटा, इसको लिखेंगे tan थीटा अपॉन कितना cot थीटा, और cot थीटा मतलब 1/tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा,
tan स्क्वायर। सो करेक्ट आंसर इज tan स्क्वायर थीटा। ये भी सवाल बढ़िया था नीट के हिसाब से, यहाँ गलती होने के चांस थे, दोनों में tan थीटा लगा देते 1:2 बना जाता। लेकिन एक्सिस जब भी हम स्लोप निकालते हैं तो एंगल हम कहाँ से लेते हैं, m बराबर tan थीटा होता है, एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, एक्स एक्सिस से एंगल लेते हैं। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ गई? ठीक, एक्स एक्सिस से लेना है, ठीक है एंगल। तो ये वाई एक्सिस से था, तो एक्स एक्सिस से कितना आ जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कितना है, एक्स और वाई के बीच में 90। तो आंसर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट सवाल, ये भी बढ़िया शानदार सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है। 4 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम आर कनेक्टेड टू बैटरी of 20 volt and internal resistance 2 ohm as given below. The reading of ideal ammeter A1 A2। तो बोला गया प्रतिरोध 2 ओम के प्रतिरोध के 4 समरूप प्रतिरोधकों को नीचे दर्शाए अनुसार 20 वोल्ट की बैटरी 2 ओम आंतरिक प्रतिरोध से संयोजित किया जाता है। आदर्श अमीटर A1 A2 के पाठ्यांक क्या है? बहुत बढ़िया, आदर्श अमीटर बोल दिया, ये पॉइंट करने वाली बात है। आइडियल अमीटर बोल दिया, आइडियल एमीटर बोल दिया बच्चों। आइडियल हो गया, प्रतिरोध क्या हो गया, 0, इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, 0, प्रतिरोध 0 हो गया इसका, और प्रतिरोध 0 तो सिंपल वायर मान लो, सिंपल वायर मान लो तो सारे शॉर्ट सर्किट हो गए, सारे शॉर्ट सर्किट हो गए। यहां से करंट आई आया, इसमें जाएगा ही नहीं, है ना। जब कोई भी रजिस्टर को हम ऐसे जोड़ देते हैं तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है बेटा, तो सारे शॉर्ट सर्किट हो गए। जितने भी लगे थे आप देखो, जितने भी लगे थे सब शॉर्ट सर्किट हो गए बेटा। तो आप क्या बोलोगे, करंट ऐसे निकल जाएगा, आई ऐसे आई निकलेगा, यहाँ से आई, इसमें से भी आई, इसमें आई, इसमें आई, सभी शॉर्ट सर्किट हो गए बेटा। ठीक है, तो आप बोलोगे करंट बाईपास हो जाएगा, इसमें जाएगा नहीं, तो आई बराबर हो जाएगा आपका V/R, और R इक्विवेलेंट ये सब शॉर्ट सर्किट हो गए तो सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है, सीधा एक सर्किट ऐसे बनेगा, ये 20 है, ये 20 वोल्ट है, ठीक है, और ये ऐसे बनेगा बच्चों, ऐसे बन जाएगा, है ना। ये A1 है और ये यहाँ A2 है, ठीक है, और ये 2 ओम है। तो I बराबर कितना आ जाएगा आपका V/R, V कितना 20 बटे कितना 2, 10 एम्पियर। ठीक है, A1 A2 की रीडिंग कितनी आ जाएगी, 10 एम्पियर 10 एम्पियर, क्योंकि आइडियल बोल दिया, रेजिस्टेंस होता तब दिक्कत थी। ठीक है, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, 0। तो कॉन्सेप्चुअल सवाल है बच्चों, बढ़िया सवाल था, शानदार। 10 एम्पियर 10 एम्पियर आंसर आ गया। नेक्स्ट, ये पावर का सवाल है। आप देखो सवाल हर टाइप का लिया है, किरचॉफ रूल हो गया, थ्योरेटिकल सवाल हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, रेसिस्टिविटी हो गया, सब पूरा चैप्टर रिवाइज कर दिया। आप समझो बात को, ठीक है। 6 सिमिलर valves आर कनेक्टेड as on the figure with a DC source of कितना EF E and internal resistance 0. The ratio of power consumed by the valves when all are glowing and in the situation when 2 from A and 1 from B is glowing. दो कंडीशन है, जब सारे जलते हैं तो पावर P1 हो गई, और जब अकेले देखो इन द सिचुएशन व्हेन 2 फ्रॉम सेक्शन ए एंड 1 फ्रॉम, 2 ए से जल रहा है और 1 बी से जल रहा है, बाकी सब नहीं ब्राइट हो रहे, चमक रहे हैं। तो आपको क्या दो सिचुएशन है, जब सारे बल्ब जल रहे होते हैं, मतलब कोई फ्यूज नहीं है। अब दूसरे में क्या है, दूसरे में ए से 2 मतलब 1 फ्यूज हो गया, और बी से 1 मतलब 2 फ्यूज हो गए। ठीक है, तो अब देखो P1 P होता है, ये तीनों किसमें, पैरेलल में, ये तीनों पैरेलल में, इनका नेट सीरीज में आ जाएगा, तो आ जाएगा E² अपॉन कितना कितना जाएगा, R/3 R/3 2R/3 2R/3, तो जाएगा 3E² अपॉन कितना 2R। P1 कितना हो जाएगा, ये देखो ये तीनों किसमें हो गए, तीनों पैरेलल में, ये तीनों पैरेलल में, R/3 R/3 2R/3 आ गया, है ना, 2R/3, तो पावर इक्वल टू होता है V²/R, तो ये P1 हो गया। P2 कितना हो जाएगा बच्चों, A से 2 मतलब R/2 और B से 1। पहले केस में आप देखो, पहले केस में क्या हो गया, पहले केस में कितना हो जाएगा आपका, फर्स्ट केस में ये हो जाएगा R/3 और ये R/3, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा 2R/3।
दूसरे केस में कितना हो जाएगा आपका, सेकेंड केस ये हो जाएगा r/2 और ये हो जाएगा r, तो r2 हो जाएगा r/2 r 3r/2। तो आप देखो ये आ जाएगा e² अपॉन कितना 3r/2, तो 2e² अपॉन कितना 3r, तो p1 अपॉन p2 कितना आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3, ये ऊपर जाएगा है ना, तो 9/4। सो करेक्ट आंसर इज सेकंड, यानी 9/4। ठीक है, बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था। आगे ये भी अच्छा सवाल है, उम्दा सवाल है। ठीक है, आप इसको देखिए, इसमें ABC आर वोल्ट मीटर्स ऑफ रेजिस्टेंस 1.R 1.5R एंड 3R रिस्पेक्टिवली। इसका रेजिस्टेंस R है, RA RAR है, RB कितना है 1.5R, RC कितना है 3R। ठीक है भैया, अब देखो व्हेन सम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन एक्स एंड वाई, वोल्ट मीटर रीडिंग्स बताना है। ABC है वोल्ट मीटर है जिनके रेजिस्टेंस हमें पता है। ठीक है, एक्स और वाई के बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, ABC चित्र दर्शाए अनुसार ये प्रतिरोध है। ठीक है, वोल्ट मीटर के प्रतिरोध हैं। जब एक्स वाई के मध्य कुछ विभवांतर आरोपित किया जाता है तब वोल्ट मीटर के पाठ्यांक में सही संबंध क्या होगा। 4 ऑप्शन अपने पास, आइए देखते हैं। अब देखो ये दोनों BOC VB और VC ये दोनों पैरेलल में, इसका प्रतिरोध कितना है बेटा 1.5R, इसका है 3R, इन दोनों का कंबाइंड कितना हो जाएगा R इक्विवेलेंट आ जाएगा बेटा 1.5R इंटू कितना 3R, R1 R2 बटे R1 प्लस R2 4.5R। तो R से R गया, 15 थी 45 है ना, 3 से 3 गया, R आ गया। अगर R आ गया बच्चों 1.5R और ये कितना 3R, इन दोनों का पैरेलल में देखोगे तो R1 R2 अपन R1 प्लस R2 R आ जाएगा। तो R आ गया, मान लो ये जो A है, A का प्रतिरोध R है और इन दोनों का कंबाइंड R है। तो आप ये देख सकते हो जो A का प्रतिरोध R है और B और C का भी कंबाइंड R है, तो जो इस पर वोल्टेज होगा वही इस पर वोल्टेज होगा। और ये क्या है, ये B और C का पैरेलल ही तो है, VB और VC। ठीक है, तो ये कितना है 1.5R और ये कितना है बेटा 3R। ठीक है, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा, है ना। आप देखो, आप सीधा सीधा कैलकुलेशन समझो, 1.5R 3R इनको कैलकुलेट करा, R आ गया तो ये वाला R, इन दोनों का रिजल्टेंट R, तो ये कितना है, अगर इस पर भी गया तो इस पर भी गया, और अगर इस पर भी गया तो इस पर भी गया, इस पर भी गया, यानी VA बराबर V और VB बराबर कितना VC बराबर V, तो तीनों बराबर हो गए। सेकंड आंसर इज करेक्ट। ठीक है, क्या बच्चों बात समझ में आ रही है? बढ़िया सवाल था, शानदार सवाल था। लास्ट सवाल देखिए, मजा आ जाएगा आपको। मीटर ब्रिज क्या है, तो आइए देखते हैं। द रेजिस्टेंसेज इन द 2 आर्म्स ऑफ द मीटर ब्रिज 5 ओम, ठीक है, एंड आर रिस्पेक्टिवली व्हेन द रेजिस्टेंस R इज शंटेड with an equal resistance of new valence point is at 1.6 L1. The resistance R is। मीटर सेतु की दो भुजाओं में प्रत्येक क्रमशः 5 ओम तथा R ओम है। जब प्रतिरोध R को समान प्रतिरोध से संतुलित किया जाता है तब नवीन संतुलन बिंदु 1.6 L1 पर, अभी L1 पर है, ये 100 माइनस L1 है, फिर जब संट करेंगे तो कितना हो जाता है 1.6 L1 पर पहुंच जाता है ना। कितना आसान सवाल है, बढ़िया सवाल है। आप देखो, अब इसमें देखो क्या करना है, बहुत आसान। ये किस पर बेस्ड होता है, आधारित होता है व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, संतुलन की स्थिति में, है ना। बैलेंस्ड कंडीशन में क्या होता है बच्चों, आपको पता है P/Q इक्वल टू कितना R/S। ठीक है, तो 5 बटे कितना R इक्वल टू लगा देंगे हम L1 अपॉन कितना 100 माइनस L1। पहला सवाल, पहला इक्वेशन बना लिया। फिर आप देखो, इसको हमने पैरेलल संट करना, मतलब पैरेलल में रेजिस्टेंस जोड़ना, R और जोड़ दिया तो ये कितना हो जाएगा R/2 हो जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, ये हो जाएगा 5 अपॉन कितना R/2 बराबर कितना, ये पॉइंट खिसक गया 1.6 L1 पे आ गया बेटा, तो ये कितना बचा
ये बचा आपका 100 माइनस कितना 1.6 L1। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आसान सवाल है। आप देखो ना, इस तरह के सवालों के पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है। थोड़ा सा लेंदी है, कठिन नहीं है। कठिन और लेंदी में फ़र्क है, ठीक है। तो आप देखो कैलकुलेशन भी मक्खन है। तो 5 अपॉन कितना R/2 और ये कितना जाएगा 1.6 L1 अपॉन कितना 100 माइनस कितना 1.6 L1, ठीक है बच्चों। तो आप इसको देख सकते हो, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया, ठीक है। इसको हम निपटाएंगे 2 इंटू कितना 5/R, बढ़िया से सॉल्व करेंगे। 1.6 L1 अपॉन कितना 100 माइनस 1.6 L1, जैसा कि गिवन है। R से हमने संड करा, पैरेलल में संड करा जाता है, तो R/2 हो गया। R/2 क्या हो, R/2 हो गया तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कहाँ जीरो, नल पॉइंट कहाँ मिल रहा है? A से 1.6 L1 पर। पहले कहाँ मिलता था? पहले L1 पर मिलता था बच्चों, तो ये आ जाएगा। अब देखो हम इसका वैल्यू रख देंगे 2 इंटू कितना 5 अपॉन R कितना है L1 अपॉन कितना 100 माइनस कितना L1 बराबर कितना 1.6 L1, इक्वेशन 1 और 2 से, ठीक है। 100 माइनस कितना 1.6 L1, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर ये L1 है, ये L1 है, गया, ये कितना आ जाएगा 0.8 आ जाएगा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, इसका यहाँ तो 100 माइनस कितना 1.6 L1 और ये हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 100 इंटू कितना 0.8 माइनस कितना 0.8 L1, ठीक है। तो क्या बच्चों यहाँ से सॉल्व नहीं हो सकता? बहुत अच्छे से सॉल्व हो सकता है। 1.6 L1 ये है और 0.8 L1 यहाँ है, तो इसको यहाँ लाएंगे, इसको यहाँ लाएंगे तो बचेगा क्या 0.8 L1 बचा, और ये 100 है, ये 80 हो जाएगा, तो बेटा कितना बचा 20। तो L1 बराबर आ जाएगा 200/8, 200/8 मतलब कितना 25। L1 का वैल्यू 25 आ गया और तुरंत यहाँ पर पुट कर दो किसी एक इक्वेशन में, ये ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पुट करोगे तो 5 अपॉन R इक्वल टू कितना 25/100 माइनस 25 75 75, 25 थी 75, ठीक है, 5 थी 15, R इक्वल टू कितना 15 ओम। कितना मक्खन कैलकुलेशन है एकदम, ठीक है। कितना आ जाएगा बच्चों? ये 15 ओम इज़ द करेक्ट आंसर। तो बच्चों ये आपकी रेल थी, मज़ा आया हुआ है ना, ठीक है। सीखते रहिए, जुड़े रहिए। अब हमारे सर आएंगे तो सर स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा जी, शुरू करते हैं जूलॉजी का पार्ट। कुछ ह्यूमन रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, है ना। तो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, रिकॉल हो जाए। 3-4 क्वेश्चन तो रहते ही हैं कम से कम नीट के अंदर, और 4 मई को मुझे पता है आप लोग वैसे ही बेहतरीन ही करने वाले हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बेटे, समय बहुत ज़्यादा कीमती है। कुछ AR के क्वेश्चंस हैं, वो आपको पता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं ना। तो इस तरह से जो आपका नीट मेल है बस चलता रहेगा और आपके साथ हैं हम। तो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है ये, एसर्शन दिया है बेटे, स्पर्म रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द एक्सेसरी डक्ट्स। मतलब स्पर्म्स का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? टेस्टिस में हो रहा है ना। याद करो, यहाँ पर ये लोब्यूल्स हैं, नंबर पे क्वेश्चन पूछ सकता है। याद है आप लोगों को, एक टेस्टिस में 250 के आसपास आपने कहा, और एक लोब्यूल के अंदर 1 to 3 क्या होती हैं? सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। तो स्पर्म्स का फॉर्मेशन कहाँ होगा? स्पर्म जो बन रहे हैं वो यहाँ बन रहे हैं सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में, और फिर स्पर्मिएशन का प्रोसेस तो आप लोगों ने सुना ही होगा। फिर वहाँ से क्या हो गए? रिलीज हो गए हैं। अब रिलीज हो गए तो सीधा ही ह्यूमन बॉडी से बाहर नहीं निकले, मेल के बॉडी से बाहर नहीं आए, तो पहले वो कहाँ आते हैं? एक्सेसरी डक्ट्स में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं एक्सेसरी डक्ट में? थोड़ा सा दिमाग लगा कर देखिए, क्योंकि वहाँ स्पर्म्स का क्या होता है? मैचुरेशन होता है। कुछ ऐसे सिक्रीशंस रिलीज हो रहे हैं, वो एपिडिडाइमिस है, वो सेमिनल वेसाइकल्स है, वो प्रोस्टेट का सिक्रीशन है। कुछ ऐसे सिक्रीशंस वहाँ से रिलीज हो रहे हैं जो स्पर्म्स के मैचुरेशन में हेल्प करेंगे, उनके मूवमेंट में हेल्प करेंगे।
और वैसे तो आपको ध्यान ही होगा ना, स्पर्म जो होता है उसको लाइट वेटेड बनाया जाता है, और ओवम जो होगा उसके अंदर अनइक्वल डिवीजन जो oogenesis का प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि स्पर्म को तैरते हुए चले जाना है वहाँ पे लेके फीमेल जेनेटिक ट्रैक्ट में। अगर क्या होगा उसमें साइटोप्लाज्म ज़्यादा रख दिया जाएगा तो आप लोग जानते ही हैं उसके इसके अंदर लेके वो वहाँ तक मूव किस तरह से करेगा। तो नेचर ने बड़े तरीके से ये प्रोसेस को कंट्रोल किया है, रेगुलेट किया है, और इन्हीं मैकेनिज्म को हम लोग समझते रहते हैं। तो स्टेटमेंट जो था कि वो पहले एसेसरी डक्ट के थ्रू तो बन गए हैं सेमिनिफरस ट्यूबुल में, फिर वो एसेसरी डक्ट्स के थ्रू सहायक नलियाँ जो होती हैं वो सहायक नलिकाओं के थ्रू क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि उन जो हैं आपके अधिवर्षण है, एपिडिडाइमिस है, प्रोस्टेट है, और जो आपका क्या है सेमिनल वेसाइकल्स वगैरह, उनसे कुछ ऐसे सिक्रीशंस निकल रहे हैं जो क्या करते हैं स्पर्म्स के मैचुरेशन में, उनके परिपक्वन में हेल्प कर रहे हैं, उनकी मोटिलिटी में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो सही है ना रीजन, और जब रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन सही है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया है। चलिए आगे नेक्स्ट है ड्यूरिंग oogenesis। oogenesis का प्रोसेस जब हो रहा है, आप लोग जानते हैं, तो oogenesis का प्रोसेस जब हो रहा है, कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन रिजल्ट्स इन स्मॉलर पोलर बॉडीज एंड लार्ज सेकेंडरी oocyte। तो जो पहला जो मियोटिक डिवीजन हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है मियोसिस 1 हुआ, मियोसिस 2 हो गया गैमेट्स बनते समय, और मियोसिस 1 जो हो रहा है तो वो अनइक्वल हो रहा है, और अनइक्वल होता है ये तो हम जानते ही हैं, और अनइक्वल डिमांड है ना, हमने पहले ही कह दिया, क्योंकि रिजर्व फूड ज़्यादा रखना है वहाँ पे लेके। तो एक छोटा सेल बन गया है जिसको आप लोग पोलर बॉडी कह रहे हैं, ध्रुवीय इकाई या ध्रुवीय पिंड कह देते हैं, और दूसरी एक बड़ी सेल बन गई है जिसको सेकेंडरी oocyte कह देते हैं। तो ये क्यों बन रहा है, एक छोटा सेल बना है, एक बड़ा सेल बना है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन जो होता है वो क्या होता है, अनइक्वल होता है। अगर वो इक्वल होता तो दोनों सेल्स इक्वल साइज के बन जाती, और इक्वल साइज की बन जाती तो साइटोप्लाज्म का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता। तो एक छोटा सेल बनाया गया, एक बड़ा सेल बनाया गया, ताकि ज़्यादा साइटोप्लाज्म कहाँ पे रहेगा, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। अभी अभी हमने पिछला क्वेश्चन जब डिस्कस किया तो एक बड़ा सेल बनाया गया, एक छोटा सेल बनाया गया। ये सब कुछ इसलिए किया गया कि साइटोप्लाज्म का ज़्यादा कंटेंट जो है, क्योंकि रिजर्व जो होगा वो किसके पास रहना चाहिए, मेल गैमेट की बजाय फीमेल गैमेट के पास रहना चाहिए। तो एक छोटा सेल बना है, एक बड़ा सेल बना है। क्यों बना है सब कुछ, दिमाग लगाइए। वो इसलिए बना क्योंकि ये जो डिवीजन होता है ये कैसा होता है, अनइक्वल होता है। तो एक्सप्लेनेशन सही है, रीजन सही है, तो मतलब ये हो गया है आंसर, फिर क्या हो गया, 1 हो गया है बेटे। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? तो स्टेटमेंट को पढ़ना है, पहले दिमाग लगाकर उसे सोचना है कि इसका लॉजिक क्या हो सकता है, क्या बात ये कहना चाह रहा है, फिर उसके बाद में रीजन को आपको रीड करना है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। याद कीजिए थोड़ा सा, जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट, फॉलिकुलोजेनेसिस आप लोगों ने पढ़ा है, और फॉलिकल्स का डेवलपमेंट जब चल रहा है वो प्राइमोर्डियल फॉलिकल होता है, फिर उसका प्राइमरी होता है, फिर सेकेंडरी होता है, फिर इमेच्योर टर्सरी होता है, फिर मैच्योर जब हो गया उसको ग्राफियन फॉलिकल। और जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होती है तो क्या बाहर निकलेगा, उससे प्राइमरी oocyte बाहर निकल रहा है। क्या बाहर निकल रहा है बताइए जरा, क्या बाहर निकल रहा है? क्या प्राइमरी oocyte बाहर निकल रहा है? तो ये तो प्राइमरी, क्योंकि ये तो क्या हो गया, सेकेंडरी oocyte हो गया। तो स्टेटमेंट तो ये तो गलत हो गया, एसर्शन गलत हो गया है ना। रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocyte इज ड्यू टू प्रोजेस्टेरोन सर्ज। अगर आपको थोड़ा सा मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला डायग्राम और ग्राफ जो एनसीईआरटी ने दे रखा है, सर्ज कब आ रहा है, जब ग्राफियन फॉलिकल का डेवलपमेंट, फॉलिकुलर डेवलपमेंट जब चल रहा है बेटे, तो जो फॉलिकल्स जो होती हैं उन फॉलिकल से एक हार्मोन रिलीज हो रहा है, जिसे आप लोग क्या कह रहे हैं, एस्ट्रोजन कह रहे हैं। और एस्ट्रोजन जो होता है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कर देता है, स्टिमुलेट, और इतना परेशान करता है कि वो एलएच रिलीज करता है। वो एस्ट्रोजन जो रिलीज हो रहा है, ग्राफ को थोड़ा गौर से देखिएगा, क्वेश्चन मुझे लगता है आने ही वाला है। 4 हार्मोन्स जो दिखा रखे हैं, एफएसएच वहाँ पे दिखा रखा है, एलएच वहाँ पे दिखा रखा है, एस्ट्रोजन दिखा रखा है, प्रोजेस्टेरोन दिखा रखा है। और अभी भी एनसीईआरटी अगर आपने खोल रखा हो तो देखिए उसमें कौन से ग्राफ में 2 पीक आपको मिल रही है, और 2 पीक किस में मिल रही है, एस्ट्रोजन में। तो क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से देखिएगा, आपके सराउंडिंग आसपास ही वो आंसर रहता है। तो एस्ट्रोजन का पीक 2 बार हाई होता है बच्चे, और पहली बार जो हाई होता है उन फॉलिकल्स के कारण हो रहा है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट के कारण हो रहा है। और वो एस्ट्रोजन इतना ज़्यादा निकला कि उसने एंटीरियर पिट्यूटरी को इतना परेशान किया कि उसने एलएच रिलीज कर दिया, और एलएच का जो सर्ज आ रहा है, उफान जो आ रहा है, उसके कारण क्या हो जाता है, ओवुलेशन हो जाता है। कुछ याद आया आप लोगों को?
मतलब सब चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। और जब ओवुलेशन हो गया है तो सेकेंडरी oocyte वहाँ से रिलीज हो गया है, ना कि प्राइमरी oocyte वहाँ पे रिलीज हुआ है। तो ये जो सर्ज आता है, ये सर्ज किसका आता है? ये LH का होता है, ये प्रोजेस्टेरोन का नहीं होता है। अब सेकेंडरी oocyte वहाँ पे रिलीज हो गया है और फिर आपको ध्यान ही है जो रिलीज हुआ है वो पहले सिलोम में आता है, सिलोमिक एग बोलते हैं, कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? और सिलोमिक एग है, फिर फिम्बरी के थ्रू उसको लेकर चले गए फैलोपियन ट्यूब में। हाँ, मैकेनिज्म तो कुछ याद आ ही रहा होगा। और फिर फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो गया है और स्पर्म वहाँ पर आ गया है फीमेल बॉडी के अंदर, और अगर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो गया है तो उस केस में आपको पता है फिर क्या होगा, कॉर्पस लुटियम जो है वो बना रहेगा। फिर उससे बाद में क्या रिलीज होता है? एस्ट्रोजेंस रिलीज होते हैं, प्रोजेस्टेरोन रिलीज होते हैं, कॉर्पस लुटियम, लुटियल फेज अगर आपको याद आ रहा हो, सेक्रेटरी फेज अगर आपको याद आ रहा हो तो पहली बार जो एस्ट्रोजन का जो क्या आता है, पीक आता है, वो किसके कारण आ रहा है? 2 बार पीक आया ना मैंने कहा। तो पहली बार पीक फॉलिकल्स के कारण आ रहा है और दूसरी बार किसके कारण आता है? कॉर्पस लुटियम के कारण आ रहा है। तो जाकर एनसीईआरटी के उस ग्राफ को अच्छे तरह से आप देख लीजिएगा, एक ही हार्मोन है एस्ट्रोजन, जिसके डबल पीक आपको देखने को मिल जाएंगे वहाँ पे। तो वो कह रहा है कि जब भी वो ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होती है तो प्राइमरी oocyte, क्या प्राइमरी oocyte रिलीज होती है? नहीं नहीं नहीं, क्या रिलीज हो रहा है वहां से? सेकेंडरी। तो ये तो गलत हो गया है। और रिलीज ऑफ सेकेंडरी क्यों? अब यहां लिख दिया उसने सेकेंडरी oocyte, तो सेकेंडरी ही तो रिलीज हो रहा है ना, और सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रहा है। ये सब कुछ किसके कारण हुआ? ये जो ओवुलेशन का प्रोसेस हुआ है ये LH सर्ज के कारण होगा, बिकॉज ऑफ LH सर्ज। उफान जो आया है वो किसका है? LH का आया है। तो ये तो क्या हो गई, दोनों ही बातें गलत हो गई। तो आंसर इज 4th वन हो गया बेटे। चलिए आगे, नेक्स्ट आईयूडीज, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस के बारे में आप लोग जानते हैं, थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए आईयूडीज को। एक आपने कहा नॉन मेडिकेटेड होता है। देखो क्वेश्चन ना 12th पास या 12th अपीयर्ड के लिए ही बनेगा, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो उस एनसीईआरटी को ही बहुत अच्छे से रिकॉल करना है। नॉन मेडिकेटेड है और आपने कहा मेडिकेटेड होता है, कुछ याद आ रहा है? और जो मेडिकेटेड होता है बेटे, उस मेडिकेटेड के अंदर आपको पता है हार्मोन रिलीजिंग होता है। क्या होता है? हार्मोन रिलीजिंग होता है। और आपने कहा कॉपर रिलीजिंग होता है, कॉपर 7, कॉपर टी है ना, मल्टीलोड 375 सब कुछ सुना होगा भाई। और हार्मोन रिलीज आपने LNZ20 के बारे में सुना ही होगा, कुछ याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? और यहाँ पे आपने लिप्स लोब्स के बारे में सुना ही होगा बेटे, है ना, जो पहले यूज होता था अब यूज नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन को जल्दी से, मतलब हिप्पोकैम्पस आपको पता ही है ना, हिप्पोकैम्पस इज द पार्ट ऑफ ब्रेन विच कन्वर्ट शॉर्ट टर्म मेमोरी इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी, और मेमोरी को रिकॉल भी करवाता है। तो जब भी आ जाए शुरुआत करें सेंटेंस की तो थोड़ा सा जल्दी से रिकॉल कर लीजिए, है ना। तो वो आईयूडीज, तो आईयूडीज आर आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स एंड वाइडली एक्सेप्टेड बाय देम इन इंडिया। हाँ ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा इसका यूज़ हो रहा है, तो ठीक है, स्टेटमेंट सही है ना। और उसके बाद में क्या कहा? LNZ20 हार्मोन रिलीजिंग, और हम बता ही चुके हैं हार्मोन रिलीजिंग जो हो रहा है उसके एक एग्जाम्पल हमने लिख दिया है यहाँ पे, LNZ20 हो गया है। बातें दोनों ही सही हैं, स्टेटमेंट यहाँ पे दोनों सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन तो नहीं है ना, तो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो क्या हो गया है? ये आंसर सेकेंड चला जाएगा बेटे, है ना। चलिए आगे, नेक्स्ट असर्शन है ए पर्सन इज डायग्नोड HIV पॉजिटिव डिटेक्ट हुआ है, यानी एड्स की बात कर रहे हैं, और जिस वायरस के कारण हो रहा है वो वायरस HIV होता है। और HIV का जेनेटिक मेटेरियल याद रखिएगा, क्वेश्चन मुझे लगता है पूछ सकता है, और वो क्या होगा? सिंगल स्टैंडर्ड RNA होगा, ssRNA। और आपको पता ही है उसके 2 आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ याद आ रहा है? तो अगर किसी बंदे को HIV पॉजिटिव है विदाउट एनी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, हाँ हो सकता है ना। अरे हमने कहा भी था, आपको बताया भी था कि जो एड्स है वो STD का एग्जाम्पल है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का एग्जाम्पल हो गया, लेकिन केवल STD का एग्जाम्पल नहीं है। हमने कहा था एड्स कॉन्जेनाइटल नहीं है, ये जेनेटिक नहीं है, बाई बर्थ एड्स नहीं होता है। मैंने ये भी आपको बताया था HIV इन्फेक्शन होना और एड्स होना 2 अलग अलग बातें हैं। तो वायरस आ गया है, आने का रूट केवल सेक्सुअल ट्रांसमिशन नहीं है, केवल एक ही रूट नहीं है। ये जो वायरस जो होता है ये ब्लड कॉन्टैक्ट से भी तो आ सकता है ना, कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ब्लड कॉन्टैक्ट, और सबसे ज़्यादा परेशानी यही हो रही।
तो वायरस कैसे आ रहा है? केवल सेक्सुअल रूट से नहीं आ रहा, ये वायरस ब्लड कांटेक्ट से भी आ रहा है। ए पर्सन इज डायग्नोस्ड HIV पॉजिटिव इवन विदाउट एनी सेक्सुअल कांटेक्ट। हाँ सही है ना, क्यों आ सकता है? बिना सेक्सुअल कांटेक्ट के वो HIV पॉजिटिव कैसे डिटेक्ट हो गया? रीजन बता दिया ना कि वायरस नॉट ओनली थ्रू सेक्सुअल कांटेक्ट कैसे जा रहा है, केवल इस तरह ही नहीं जा रहा बट ऑल्सो बाय द इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक यही रहता है दोस्तों, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, नीडल्स, इन्फेक्टेड नीडल और सीजर। मतलब हमने कहा था आप डेंटल सर्जरी कराने के लिए चले गए, जो इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं, उससे पहले कोई HIV पॉजिटिव गया है और उस पे वो इंस्ट्रूमेंट जो अप्लाई किए गए और बिना उनको स्टरलाइज किए किसी हेल्दी पर्सन पे अप्लाई किए तो इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं बेटे। तो HIV जो है वो जो ट्रांसमिट हो रहा है उसका केवल एक रूट नहीं है। हमने कहा था ये वायरस ब्लड कॉन्टैक्ट के थ्रू जाता है, ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के थ्रू जा रहा है और मदर से भी ये वायरस जा सकता है, फीटस में बिफोर बर्थ भी जा सकता है और आफ्टर बर्थ उस चाइल्ड यानी न्यूबॉर्न में भी जा सकता है। मतलब कोलोस्ट्रम में ये वायरस मौजूद है दोस्तों। लेके अगर माँ HIV पॉजिटिव है और तो उससे वायरस माँ से जाने की प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन ये वायरस जा सकता है। तो अगर किसी बंदे में बिना सेक्सुअल कांटेक्ट के उसका अगर टेस्ट हुआ एलाइजा वगैरह, उसको HIV पॉजिटिव डिटेक्ट कर लिया है, इसका मतलब वायरस कैसे गया होगा? तो वायरस का जाने का दूसरा रूट होगा तभी तो रीज़न सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वन हो जाएगा बेटे। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए आगे कुछ स्टेटमेंट्स की बात कर लेते हैं, है ना। तो उसी लाइन में उसी सीक्वेंस में आगे लेके चलते हैं। स्टेटमेंट 1 दे रखा है, आईलिड्स सेपरेट एंड आई लैशेज आर फॉर्म ड्यूरिंग द 6 मंथ ऑफ जेस्टेशनल पीरियड। याद रखना है, मतलब NCERT का जितना दिया है ना, मतलब फर्स्ट मंथ के खत्म होते होते हार्ट बन जाएगा। आप हार्ट बीट को स्टेथोस्कोप से सुन भी सकते हैं दोस्तों। और सेकेंड मंथ के खत्म होते होते क्या हो जाएगा? लिम्स आ जाएंगे, डिजिट्स आ जाएगी, अगर आपको याद आ रहा है तो दोस्तों। और थर्ड मंथ के खत्म होते होते आप लोग जानते हैं क्या होता है? एक्सटर्नल जेनेटेलिया बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? एक्सटर्नल जेनेटेलिया तक दिखने लग जाते हैं दोस्तों। ये सब कुछ चल रहा है। फिर उसके बाद में ब्रेक आता है और फिर आती है बात 5th मंथ की बेटा जी। तो 1, 2, 3 और 4 मंथ के लिए वो बच्चा फ्री। कुछ समझ में या याद रहेगा कि नहीं रहेगा? अभी ये NCERT का ही है सारा कंटेंट, बस अभी रिकॉल भी करवा देंगे। और 5th मंथ में क्या होते हैं? हेयर ऑन हेड, खोपड़ी पे बाल। क्या मेरे लाल? खोपड़ी पे बाल। और हेयर ऑन हेड, इस तरह से क्या आ गए? बाल आ गए हैं। और 6 मंथ्स की कहानी ये दे ही रखी है। और 6 मंथ्स में जाते जाते क्या हो जाता है? 6 मंथ्स के अंदर ये जो आईलिड्स होती हैं, आईलिड्स सेपरेट हो जाती हैं और ये आई लैशेज भी बन जाती हैं। क्या होती है? ये 6 मंथ। हाँ बिल्कुल ठीक लगा है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। तो थोड़ा सा याद कीजिए, पहले महीने के अंत में एट द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ क्या होगा? ये हार्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा ना। फिर सेकंड मंथ में क्या करें? ये लिम्स और डिजिट्स वगैरह आ जाएंगे। तो पहले हार्ट, फिर लिम्स और डिजिट्स आ गए हैं, फिर एक्सटर्नल जेनिटेलिया आ गए हैं। उसके बाद उसने ब्रेक लिया 4th मंथ के अंदर, फिर खोपड़ी पे बाल। क्या मेरे लाल? खोपड़ी पे बाल आ गए हैं। और उसके बाद में आप लोग समझ ही सकते हैं ये आईलिड सेपरेट हो गई है और ये आई लैशेज आ गए हैं। तो ठीक लिखा है। स्टेटमेंट 1 जो दे रखा है वो करेक्ट स्टेटमेंट है बेटा जी। स्टेटमेंट 2, ड्यूरिंग सेकेंड ट्राइमेस्टर, प्रेगनेंसी के 9 महीने होते हैं और 3 महीने का एक पीरियड एक ट्राइमेस्टर कहलाता है। एंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज वेरी वेरी सेंसिटिव। 3 महीने का एक, और वहाँ पे क्या होता है? इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, अबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो सोसाइटी और परिवार में ज़्यादा हु अल्लाह नहीं कहता कि सी हैज़ कंसीव्ड। मैंने बताया है भी आप लोगों को। तो पहला जो ट्राइमेस्टर होता है, ये सेकंड की बात कर रहा है, हम पहले की बता रहे। तो पहला ट्राइमेस्टर शुरू के 3 महीने जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इन्फेक्शन, अबॉर्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ पैथोजन प्लेसेंटा को क्रॉस करके जा सकते हैं। मैंने आपको कहा था एक तरफ मम्मा है बोले तो फीटस है, और दूसरी तरफ क्या है? वो एक तरफ मम्मा और दूसरी तरफ क्या हो गया? फीटस हो गया। ये 2 जिंदगियाँ हैं। तो एक तरफ मम्मा है, दूसरी तरफ फीटस है, और बीच में इन दोनों को जो कनेक्ट करेगा वो इंटीमेट कनेक्शन को हमेशा क्या बोलता हूं मैं? आपको याद ही है, प्लेसेंटा बोलता हूं। ये प्लेसेंटा बना दिया, और जो इस प्लेसेंटा को फीटस के साथ कनेक्ट करेगा, ये क्या दिखा दिया? ये मैंने अम्बिलिकल कॉर्ड दिखा दिया। तो एक तरफ मम्मा है, दूसरी तरफ फीटस है, बीच में प्लेसेंटा है, और जो प्लेसेंटा को फीटस के साथ कनेक्ट कर रहा है वो क्या है? अम्बिलिकल कॉर्ड है। थोड़ा सा और याद कर लीजिए, क्योंकि 4 मई तो लगभग आ ही गया है ना बच्चे। थोड़ा सा और याद कर लीजिए, इस अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर क्या होती हैं? 2 तो होती हैं अम्बिलिकल आर्टरीज।
नंबर पे क्वेश्चन पूछ सकता है। और एक क्या होती है, अम्बिलिकल वेन होती है। और कंसेप्ट वही लगता है यहाँ पे बेटे, अम्बिलिकल आर्टरीज में, मतलब आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, दो ही एक्सेप्शन है, एक पल्मोनरी के केस में होता है और दूसरा यहाँ होता है अम्बिलिकल के केस में दोस्तों। तो अम्बिलिकल आर्टरीज में, पल्मोनरी आर्टरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा और अम्बिलिकल वेन के अंदर और पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। तो एक तरफ मम्मा है, दूसरी तरफ फीटस है, बीच में प्लेसेंटा है। जो प्लेसेंटा को फीटस के साथ कनेक्ट करेगा वो अम्बिलिकल कॉर्ड है। तो मैं कह रहा हूं ना, प्रेगनेंसी के जो टाइम है दोस्तों, फर्स्ट का ट्राइमेस्टर की बात कर रहे हैं, शुरू के 3 महीनों की बात कर रहे हैं, उस समय इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसे एक वायरस का मैंने कभी आपको नाम बताया होगा, रूबेला वायरस, जर्मन मीजल कॉज करता है। ये वायरस अगर माँ पे अटैक कर रहा है तो ये वायरस प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएगा और फीटस पे अटैक कर देगा। मतलब ये इन्फेक्शन हो गया है, और इन्फेक्शन हो गया है, बर्थ से पहले इन्फेक्शन हुआ है, ये कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शन है। मैंने आपको ये भी कहा था कि एड्स कॉन्जेनाइटल डिजीज नहीं है। कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शन होना, कॉन्जेनाइटल डिजीज होना दो अलग बातें हैं। बर्थ से पहले कोई इन्फेक्शन हो गया, ये कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शन होगा, और जो जेनेटिक डिफेक्ट होते हैं उनको कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट कह रहे हैं। तो एड्स कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट नहीं है। एड्स के केस में क्या हो सकता है, कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शन। जैसे अगर माँ HIV पॉजिटिव है तो ये पैथोजन भी प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएगा, तो ये कॉन्जेनाइटल इन्फेक्शन हो गया। तो अगर रूबेला वायरस इस तरह से चला गया है तो बच्चे के अंदर इन्फेक्शन हो गया है, उसका ये जो वर्टिब्रल कॉलम जो होता है इसका डेवलपमेंट क्या होगा, अफेक्ट होगा, इसमें परफोरेशन हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड बल्जेस आउट, उससे बाहर निकल आएगा, और कंडीशन को आप लोग क्या बोल देते हैं, स्पाइना बाइफिडा। कुछ याद आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो कहने का मतलब इस तरह के चांसेस शुरू के 3 महीने में ज़्यादा रहते हैं। या फिर क्या होता है, माँ को अर्ली इन द मॉर्निंग वॉमिटिंग्स होती है, मॉर्निंग सिकनेस का प्रॉब्लम चलता है प्रेगनेंसी के अंदर, उल्टियाँ आती हैं। तो कोई ज़माने में माँ एक ड्रग लिया करती थी, थैलिडोमाइड, एंटी वॉमिटिंग ड्रग के फॉर्म में, और जो मदर थैलिडोमाइड ड्रग यूज़ करती थी उनके बच्चे बड़े एबनॉर्मल पैदा हुए थे। और ऐसे बच्चे पैदा होते जिनमें लिम्स डेवलप ही नहीं हो रहे हैं, मतलब यहीं से नहीं बने एमेलिया की कंडीशन, या यहाँ से यहाँ तक बने पार्शियल डेवलपमेंट हो रहा है, इसे मीरोमेलिया कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक बने लेकिन ये डिजिट्स का डिफ्रेंसिएशन नहीं होगा, ये पूरा मांस के लोथड़े की तरह रहेगा, तो इसको बोलते हैं फोकोमेलिया। तो एमेलिया, मीरोमेलिया, फोकोमेलिया। जब केसेस की स्टडी हुई तो पता चला ये तो प्रॉब्लम तब आ रही है जब माँ थैलिडोमाइड ड्रग यूज़ कर रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ आपको, शुरू के 3 महीने में इस तरह के इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, मोर ससेप्टेबल ये जो फीटस होता है इनके लिए। और ये जो है ना, ये चाहे मैंने पैथोजन की बात कर दी, ये जो रूबेला वायरस हुआ या HIV हुआ या थैलिडोमाइड ड्रग हुआ, इनको टेरेटोजन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेरेटोजन। और फीटस पे अफेक्ट आएगा, और ये एबनॉर्मल फीटस, इनके कारण एबनॉर्मल फीटस यानी असामान्य बच्चे का जन्म होने वाला है दोस्तों। एबनॉर्मल फीटस पैदा होगा। क्या होगा? एबनॉर्मल फीटस। इसको टेरेटा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? टेरेटा कहते हैं, या मॉन्स्टर आपने नाम दे दिया। ये सब कुछ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है बच्चे कि आईलिड सेपरेट हो गई है। फिर रिकॉल करो, पहले महीने में क्या होता है? दिल बनता है ना, मतलब फर्स्ट मंथ के एंड में जाके ये हार्ट बन गया है। फिर क्या होता है दूसरे महीने में? ये डिजिट्स और लिम्स वगैरह आ जाते हैं। तीसरे महीने में क्या बताया मैंने लेके? एक्सटर्नल जेनिटेलिया आ गए हैं। फिर मैंने कहा चौथे महीने में वो रेस्ट करेगा। 5वें महीने पे खोपड़ी पे बाल, क्या मेरे लाल? खोपड़ी पे बाल आ गए हैं। और 6ठे महीने में ये सब कुछ देखने को मिलेगा। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन दूसरा क्या हो गया है? गलत हो गया है, क्योंकि ये सेकेंड ट्राइमेस्टर में नहीं होता, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है। कुछ समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप लोग? चलिए चलते आगे। टर्सरी फॉलिकल इज करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंट्रम। एंट्रम में कैविटी है ना, एक गुहा देखने को मिलती है ना, और ये आपको टर्सरी फॉलिकल में देखने को मिलेगा। सही है ये स्टेटमेंट, तो बिल्कुल सही बात है। जो कैविटी उसके अंदर है दोस्तों लेके टर्सरी फॉलिकल के अंदर, तो वो कैविटी को आप लोग एंट्रम बोल देते हैं। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा होगा, कुछ कहानी इस तरह की आपको लेके। तो ये जो कैविटीज होती है इसको एंट्रम आपने नाम दे दिया है, ठीक है।
फिर आगे दिया प्राइमोर्डियल फॉलिकल कंटेन्स मैच्योर ओवम, लेकिन ये बात तो गलत हो गई ना कि प्राइमोर्डियल तो शुरुआत की बात हो गई ना। पहले प्राइमोर्डियल फॉलिकल होता है, फिर प्राइमरी फॉलिकल होता है, सेकेंडरी फॉलिकल होता है, फिर टर्सरी फॉलिकल शुरू में इमैच्योर होता है, बाद में मैच्योर हो जाता है, ग्राफियन फॉलिकल उसे कहते हैं। तो ये जो होगा ये स्टेटमेंट तो क्या हो गया, गलत हो गया है बेटा जी। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो सही है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, गलत दे रखा है। चले आगे। हाँ जी, द कॉर्पस लुटियम सीक्रेट्स प्रोजेस्टेरोन टू मेंटेन प्रेगनेंसी। ठीक है ना, प्रेगनेंसी को मैंने पहले ही कहा, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ग्राफियन फॉलिकल तो रप्चर हो गई ना, सेकेंडरी oocyte उससे रिलीज हो गया है, और फिर बचा हुआ भाग पार्ट आपको पता ही है कॉर्पस लुटियम। अगर आप तो कॉर्पस लुटियम जो बन गया है उससे क्या होते हैं, हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, एस्ट्रोजन रिलीज हो रहा है, प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो रहा है। तो जो प्रोजेस्टेरोन रिलीज हो रहा है वो प्रेगनेंसी को क्या करेगा, मेंटेन करके रखेगा। हाँ, तो प्रेगनेंसी को, क्योंकि तैयारी तो इसी बात की, क्योंकि वो आपको पता ही है वो लेकर फिर तैयारी पूरी चलती है, और जब तैयारी चल रही है तो वो प्रेगनेंसी के लिए तो यूट्रस को तैयार किया जा रहा है। तो कुछ हार्मोन का इसे कि कॉर्पस लुटियम में टेम्पररी एंडोक्राइन ग्लैंड का काम कर रहा है। शुरू में उसी को मोर्चा संभालना है ना, जब प्लेसेंटा बन जाएगा तो जिम्मेदारी वो ले लेगा दोस्तों। तो कॉर्पस लुटियम जो होती है उससे एक हार्मोन रिलीज हो रहा है जिसको आप प्रोजेस्टेरोन कह रहे हैं, और प्रेगनेंसी के समय तो ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस लुटियम डीजेनरेट। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो कॉर्पस लुटियम बना रहेगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस लुटियम डीजेनरेट हो जाएगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस एल्बिकेंस में, एक वाइट बॉडी के अंदर वो कन्वर्ट हो गया है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, सही हो गया। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है बच्चे। चलिए आगे, आईयूडीज के बारे में फिर से एक क्वेश्चन है, आप लोग जानते हैं। जो कॉपर आयन, हमने कहा जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेज होती हैं वो नॉन मेडिकेटेड हैं, वो मेडिकेटेड हैं, और मेडिकेटेड में हार्मोन रिलीजिंग LNG-20 की हमने बात की, एक कॉपर रिलीजिंग हो गया है। तो कॉपर आयन जो रिलीज हो रहे हैं, तो जहां पर वो आईयूडी लगाया गया है दोस्तों, वहां पर क्या हो रहा है, लोकल इफेक्ट चल रहा है, एंटी फर्टिलिटी इफेक्ट एज दे डिक्रीज फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। सही तो है ना, कॉपर आयन यही तो कर रहा है, उसकी मूवमेंट को क्या कर रहा है, कम करने लग रहा है। तो वो लोकल वहां पे एंटी फर्टिलिटी इफेक्ट चलता है, और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी एबिलिटी टू फर्टिलाइजेशन कम हो जाएगा। कॉपर, पहला स्टेटमेंट तो सही स्टेटमेंट है। अगला है कॉपर आयंस रिलीजिंग, क्या कर रहे हैं आयोडीज, डिक्रीज मोटिलिटी ऑफ स्पर्म्स। तो फर्टिलाइजेशन का जो चांसेस हो गया, क्या हो गया, कम हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या हो गए, कम हो गए बेटा, कम हो जाते हैं। तो स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी, यानी दोनों स्टेटमेंट यहां पे सही दे रखे हैं बेटा जी, बोथ आर करेक्ट। चलिए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। ओवुलेशन अभी अभी बताया ना, मतलब याद करो LH सर्ज, ये जो ओवुलेशन का प्रोसेस होता है ये LH सर्ज के कारण होगा, ना कि FSH सर्ज के कारण हो रहा है। थोड़ा सा और याद करो, अभी पूरा प्रोसेस को रिकॉल किया। कौन से हार्मोन के 2 पीक बता रखे हैं, एस्ट्रोजन के। अरे यही क्वेश्चन पूछने वाला है, आप देख लेना 4 मई को यहाँ पे लिखे। पहली बार किसके कारण, फॉलिकल्स के कारण, दूसरी बार कॉर्पस लुटियम के कारण आ रहा है ना, यही है सब कुछ। तो तो ये तो गलत मैच, हमें तो करेक्टली ढूंढना है ना कि सही मिलान कौन सा है, तो ये तो गलत हो गया दोस्तों। दूसरा, ओवुलेशन कब होता है, स्टार्ट ऑफ द साइकिल, नहीं वो तो मेंस्ट्रुएशन का टाइमिंग चल रहा है ना, ये कब होता है, मिड ऑफ द साइकिल, मतलब 14 डेज की बात कर रहे हैं, मिड में होता है। तो ये भी क्या हो गया, गलत मैच हो गया। और ये ऑक्सीटोसिन मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन है। यहां भी एक क्वेश्चन पूछेगा ही बेटे, मिल्क पियो, बस इतना ही याद रखना, मिल्क पियो। अरे भाई, मिल्क बनेगा तभी तो पियोगे ना, तो बस इतना ही याद रखना है, मिल्क पियो, बनाने का काम इसका है, फिर उसके बाद में उसको रिलीज करवाने का काम इसका है। तो मिल्क पियो तो पहले बनेगा फिर रिलीज होगा। ये प्रोलैक्टिन है बेटे, क्या है, प्रोलैक्टिन है, बनाने का काम इसका है। उसके बाद में क्या होगा, ये ऑक्सीटोसिन होगा, क्या होगा, ऑक्सीटोसिन होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा समझ लेना, कौन सा अगर ट्विस्ट करेगा तो खेल जाएगा, तो बिल्कुल ध्यान रखना कौन सा एंटीरियर से रिलीज हो रहा है और कौन सा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन फिक्स है, मिल्क पियो, और ये ट्रिक आपको याद रखनी है। और पियोगे तब जब पहले बनेगा, बनाने का काम प्रोलैक्टिन का है बेटे, और इसके बाद उसको इजेक्ट करवाने का काम किसका हो गया, किसका हो गया यहाँ पे लेके, ऑक्सीटोसिन का। तो ये तो ठीक है ना।
पढ़ लेते हैं फिर भी। सिक्रेटरी फेज, अगर थोड़ा सा मेंस्ट्रुअल साइकिल याद आ रहा हो तो 28 दिन का जो साइकिल जो होता है उसके मिड में 14 डेज ओवुलेशन हो जाता है। ये मेंस्ट्रुएशन का टाइम चल रहा है, ये पूरा लेके प्रोलिफेरेटिव फेज वगैरह चल रहा है, और ये सिक्रेटरी फेज होता है, और सिक्रेटरी फेज को ल्यूटियल फेज भी बोल देते हैं। और सबसे ज़्यादा इस साइकिल में ये जो फेज होती है सिक्रेटरी फेज, जिसको ल्यूटियल फेज भी कह रहे हैं, कॉर्पस लुटियम है ना। सिक्रेटरी फेज यूट्रस के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं, और ओवरी में जो चला है उसके बेस पे क्या बोल रहे हैं, ल्यूटियल फेज बोल रहे हैं बेटा जी, ल्यूटियल फेज हो गया है। और यही सबसे क्या होता है, फिक्स होता है, ये फिक्स रहता है, इसका ड्यूरेशन जो है वो फिक्स है, याद रखिएगा। इसका यानी 28 दिन का है तो इसका ड्यूरेशन क्या होगा, इसका ड्यूरेशन तो फिक्स है, 14 डेज का ही रहता है। तो ये वेरिएबल नहीं होता है, ये फिक्स होता है। इसका टाइम पीरियड जो है वो क्या है, फिक्स है बेटा जी। तो ये तो गलत हो गया, हमें ढूंढना है करेक्टली। तो आंसर इज द थर्ड वन। समझे? चलिए आगे। स्टेटमेंट्स कुछ दे रखे हैं और हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जानना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा नहीं है। दोस्तों देख लेते हैं जरा लेके, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। टेस्ट इज डिसेंट टू स्क्रोटम अंडर डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ, याद करो, ह्यूमन मेल्स के अंदर टेस्टिस का डेवलपमेंट एब्डोमिनल कैविटी में होता है, और 7th मंथ के लास्ट में इनकी डिसेंडिंग होने लगती है, और 7th मंथ में जब डिसेंडिंग हो रही है तो इंग्विनल कैनाल से नीचे आ जाते हैं, बॉडी से बाहर आ गए हैं, स्क्रोटल सैक के अंदर एक पाउच के अंदर आ गए हैं। और ये डिसेंडिंग इसलिए हो रही है क्योंकि टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री जो होगा वो कम होगा, ताकि स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस बड़ी आसानी से चलता रहे, वरना हाई टेम्परेचर से इसमें प्रॉब्लम आ जाएगा, इंटरफेरेंस आ जाएगा। अगर डिसेंडिंग नहीं हो पाई तो इस कंडीशन को क्रिप्टोर्किडिज्म कह रहे हैं। सब कुछ रिकॉल कर लिया। तो ये डिसेंडिंग जो हो रही है वो कौन से हार्मोन के कारण आ रही है, किसके कारण हो रही है, टेस्टोस्टेरोन के कारण हो रहा है। और यहां क्या लिखा है, FSH और LH, ये कहानी तो गलत हो गई। स्टार्ट डिसेंट टू स्क्रोटम 7th मंथ, ये तो हम हाँ भाई 7वें महीने में सब कुछ शुरू हो जाता है। अगर वो नहीं हो पाए तो इसे क्रिप्टोर्किडिज्म कहेंगे। तो ये भी क्या हो गया है, ये क्या हो गया है, सही है। तो ये सही है। ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल। एक टेस्टिस में 250-250 लोब्यूल्स होती हैं, और एक लोब्यूल के अंदर कितनी हो गई है, 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल। तो जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल का रेंज आएगा 250 से 750 हो जाए, 750 हो जाएगा। कि ये जो टेस्टिस जो दिखा रखा है, इसमें जो लोब्यूल्स दिखा रखी है, इसमें जो लोब्यूल्स दिखा रखी है, इनका नंबर कितना होगा, 250 के आसपास। और एक लोब्यूल के अंदर हमने कहा 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया है, सही हो गया है। तो कितने स्टेटमेंट सही हो गए हैं, 3 स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो गए हैं, सही। नहीं समझे मेरी बात को, चलिए आगे। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ आपको यहाँ पे लेके, जब इतनी बात चली, यहाँ पे मतलब इसकी चौड़ाई है, इसकी लंबाई है, NCERT का ही डेटा है। ऑब्वियसली लंबाई ज़्यादा होगी ना, कुछ याद नहीं रखना, 2, 3, 4, 5 बस इतना ही याद रखना है, सब कुछ याद हो जाएगा बेटे। ठीक है, चलिए आगे। Which of the following structure in male reproductive system act as a link between rated testis and epididymis? मतलब याद कर लीजिए, ये टेस्टिस बना दिया है, इसमें ये लोब्यूल्स बना दी हैं। इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या होंगी, इन लोब्यूल्स के अंदर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगी, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती हैं वो स्टेट पार्ट जो निकलता है उसे ट्यूबुली रेक्टाई कहते हैं। और फिर ये ट्यूबुली रेक्टाई यहाँ पे आने के बाद में पूरा एक नेटवर्क बना देती है, जिसे रेटेड टेस्ट कहेंगे। फिर यहां से ये वासा एफ्रेंसिया यहां से निकल रही हैं, और फिर ये आ जाती हैं किसके अंदर, एपिडिडाइमिस में। तो क्वेश्चन क्या दे रहा है, मतलब ये कह रहा है कि लिंक बिटवीन किसके बीच में, ये तो जो है रेटेड टेस्टिस हो गया है, ये तो बेटे रेटेड टेस्टिस हो गया है, और दूसरी तरफ क्या हो गया है, एपिडिडाइमिस। तो इधर रेटेड टेस्टिस, उधर एपि, तो इसकी बात कर रहा है, तो ये क्या होगा, वासा एफ्रेंसिया होंगी। क्या होंगी, वासा एफ्रेंसिया, दोनों के बीच में लिंकिंग का काम करें। तो आंसर इज सेकेंड वन। चलिए आगे, एक फिगर दिखा रखा है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया मेल में कौन से हैं, फीमेल में कौन से हैं। NCERT का डायग्राम है, थोड़ा सा पहचान ही लोगे। ये तो क्लाइटोरिस दे रखा है, ये लेबिया माइनोरा दे रखा है, ये लेबिया मेजोरा दे रखा है, और ये तीनों के तीनों ही क्या है बेटा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो आंसर इज फर्स्ट वन हो गया बेटे। चलिए आगे,
स्टेटमेंट कौन कौन से सही हैं कौन कौन से गलत हैं ये आपको छांटना है बेटे। स्पर्म हेड कंटेंस ए इलोंगेटेड डिप्लॉइड, अरे नहीं नहीं, मेल गैमीट है स्पर्म तो ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस थोड़ी ना होगा, ये तो हैप्लॉइड होगा, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया बेटे, नहीं समझे। अगला, बोथ प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल एंड न्यूक्लियस मस्ट एंटर द ओवम फॉर सक्सेसफुल फर्टिलाइजर। तो एंट्री जब हो रही है तो केवल न्यूक्लियस की एंट्री होना नहीं, साथ में प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल भी। दो तरह के सेंट्रियोल आपने पढ़े होंगे, एक प्रॉक्सिमल होता है और दूसरा सेंट्रियोल होता है, जो लॉन्ग टेल जो बनाएगा डिस्टल, वहाँ पे डिस्टल सेंट्रियोल काम में आ रहा है, फ्लैजेलम जो कह रहे हैं आप लोग, और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल क्लीवेज फर्स्ट डिवीजन के लिए ज़रूरी होता है, और दोनों की एंट्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये स्टेटमेंट सही है बच्चे। अगला स्टेटमेंट है एक्रोसोम, एक्रोसोम याद करो, एक्रोसोम इज फिल्ड विद हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। आपने एक्रोसोमल रिएक्शंस के बारे में पढ़ा होगा, आपने हाइलोरेनिडेज का नाम सुना होगा, जोनालाइसेंस वगैरह सुने होंगे। तो एक्रोसोम में क्या भरे रहते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम फिल्ड रहते हैं। ये स्टेटमेंट सही है बेटे, हाँ के ना। नेक्स्ट स्टेटमेंट, स्पर्म्स यूटिलाइज फ्रक्टोज एज सोर्स ऑफ एनर्जी। तो मोटिलिटी मूवमेंट, तो एनर्जी का सोर्स क्या होगा, फ्रक्टोज होगा। तो याद रखना है एनसीईआरटी को भी, और याद रखना है कि वो जो ग्लैंड्स जो एसेसरी दे रखी है, तो फ्रक्टोज किसके सिक्रेशन में आ रहा है, सेमिनल प्लाज्मा किसे बोल रहे हैं, और फिर सीमन टर्म किसके लिए यूज हो रहा है, ये टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा याद रखना है बेटे। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है, और बाकी तीनों क्या है, सही है। तो आंसर इज फर्स्ट वन। चलिए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर, यहां पे दिखा रखा है मिसमैचिंग ढूंढना है आपको। सर्टोली सेल से इनहिबिन रिलीज होता है। अगर आपको याद आ रहा हो सेमिनिफेरस ट्यूबुल का क्रॉस सेक्शन अगर आपने ले लिया है कि वो सेमिनिफेरस ट्यूबुल, तो ये जो है स्पर्मेटोगोनिया, और बीच बीच में ये क्या होती हैं, सर्टोली सेल्स होती हैं। ये एक और सेमिनिफेरस ट्यूबुल दिखा दिया, ये एक और दिखा दिया। इनके बाहर जो इंटरस्टिशियल सेल्स जो है, ये इनको आप लोग क्या कह देते हैं, लेडिक सेल्स कहते हैं। कुछ याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, और ये लेडिक सेल। तो एल्फोल एल याद रखना, मतलब जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है वो लेडिंग सेल पर काम करता है। एल्फोल एल याद रखना, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है एफएसएच एलएच, एंटीरियर पिट्यूटरी, याद आ रहा है, जीएनआरएच रिलीज होगा, हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच आया, वो जाकर एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा, फिर एलएच एफएसएच रिलीज होंगे, एलएच एल फॉर एल याद रखना, ये लेडिक सेल पे काम करेगा, और लेडिक सेल से फिर कुछ ऐसे क्या होते हैं, सिक्रीशंस रिलीज हो रहे हैं। फिर उसके बाद में आपको पता ही है किस तरह से वो प्रोसेस होता है, शुरू हो जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस का। तो अंदर जो सेल्स होती हैं ये सर्टोली सेल, ये स्पर्मेटोगोनिया है। बड़ी सेल जो दिखा रखी है वो सर्टोली सेल है, जिसे आप नर्स सेल भी कह रहे हैं। उनको जो भी डेवलपिंग स्पर्म्स है जो बन रहे हैं, मेल गैमीट का प्रोसेस बनने का अंदर चल रहा है, यहाँ चल रहा है ना, तो उसको न्यूट्रिशन तो दे ही रहे हैं, साथ में इनसे याद है इनहिबिन भी रिलीज होता है, एंटी मोलेरियन फैक्टर भी इनसे रिलीज होता है, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी इनसे रिलीज हो रही है। मतलब जब ये सेल, जब एलएच जाकर लेडिक सेल को बोलेगा, तो लेडिक सेल जो है वो क्या करेंगी, ये इनसे एंड्रोजन्स रिलीज होंगे, फिर एंड्रोजन्स की बाइंडिंग के लिए एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सर्टोली सेल रिलीज कर रही है। तो ठीक है, ये तो सही है ना, मिसमैच ढूंढना है, तो ये तो सही है। दूसरा दिया हुआ है सेमिनिफेरस ट्यूबुल, यही तो है सेमिनिफेरस ट्यूबुल जिसका क्रॉस सेक्शन हमने दिखा रखा है। तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल में स्पर्म्स बनते हैं, तो हाँ ठीक है ना, स्पर्म्स वहीं तो बन रहे हैं, और कहाँ बन रहे हैं। आगे कह रहा है जो वास्ट डेफरेंस जो होता है, थोड़ा सा याद करो अगर चीज़ों को, ये मैंने टेस्टिस बना दिया है, ये एपिडिडाइमिस बना दिया है, पोस्टर पार्ट का ये होगा, टेल पार्ट जो होगा। अब ये वास्ट डेफरेंस यहाँ से निकल गया है। वो कह रहा है वास्ट डेफरेंस सेमिनल प्लाज्मा रिच इन फ्रक्टोज, ये बात तो गलत हो गई है, ये तो इनके अंदर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही है। तो ये जो दे रखा है ये गलत हो गया है। क्या हो गया है, गलत हो गया है दोस्तों। मिसमैच ढूंढना है, तो आंसर इज 3, थर्ड वन। यूरिथ्रा, ह्यूमन मेल में जो यूरिथ्रा होता है उसकी लेंथ ज़्यादा होती है, और वहाँ से स्पर्म्स भी आ रहे हैं, यूरिन भी आ रहा है, तो ये तो सही हो गया है। और वो फीमेल में यूरिथ्रा की लेंथ कम है, इसलिए फीमेल्स में इन्फेक्शन के चांसेस क्या रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं, ये भी आप लोग जानते हैं। तो मिसमैच कौन सा हो गया, थर्ड वन। चलिए आगे,
सिक्रेटरी फेज, ये मैं तो बता ही चुका हूं ना, मतलब ये जो साइकिल बना रखा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो बना रखा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर 28 दिन की बात है तो 14 डेज ओवुलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओवुलेशन। और जब ओवुलेशन का प्रोसेस हुआ है तो एलएच का सर्ज आता है, और एलएच का सर्ज इसलिए आता है कि एस्ट्रोजन जो होता है वो पिट्यूटरी को बहुत परेशान करता है, और पिट्यूटरी क्या रिलीज कर देती है? एलएच रिलीज कर देती है, उसके कारण ओवुलेशन आ गया। तो एलएच सर्ज के कारण यहाँ पर क्या आ जाता है? ओवुलेशन आ जाता है ना। 2-3 बार किसी चीज़ को लिखोगे तो हमेशा के लिए। उसके बाद यहाँ पर कॉर्पस लुटियम बने रहेगा, और ये प्रेगनेंसी के लिए यूट्रस को तैयार किया गया। तो लुटियल फेज जो होती है उसी को आप लोग सिक्रेटरी फेज कहते हैं, क्योंकि जो एंडोमेट्रियम जो हो रही है, एंडोमेट, तो उसका नेचर है चेंज हो रहा है। तो लुटियल फेज और सिक्रेटरी फेज मतलब कहाँ ओवेरी के रेस्पेक्ट में बात करनी है, कहाँ पे आपको यूट्रस के रेस्पेक्ट में बात करनी है, बस यही समझना है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये जो फेज चल रहा है लुटियल फेज या सिक्रेटरी फेज, ये फिक्स्ड होता है इसका ड्यूरेशन, और ये 14 डेज रहता है बेटे। क्या रहता है? 14 डेज। तो वो कह रहा है सेक्रेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की ये जो फेज है, क्योंकि ये तो प्रोलिफेरेटिव फेज होगा। क्या होगा? प्रोलिफेरेटिव फेज होगा। प्रोलिफेरेशन चल रहा है, फॉलिकुलर फेज हो गया है, और ये मेंस्ट्रुएशन वाला फेज ब्लीडिंग फेज हो गया है दोस्तों। तो ये जो सेक्रेटरी फेज होता है ये तो आप लोग बता ही सकते हैं। तो सेक्रेटरी फेज के समय क्या हो रहा है आप समझिए इस चीज़ को लेकर। इज एसोसिएटेड विद ड्रॉपिंग लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। नहीं, लेवल कम नहीं होगा, क्योंकि सेक्रेटरी फेज में तो यूट्रस को तैयार किया गया है इम्प्लांटेशन वगैरह के लिए, ताकि प्रेगनेंसी अगर हो जाती है तो फिर वो इम्प्लांटेशन का, तो इस काम में तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होना चाहिए। तो ये बात तो गलत हो गई बच्चे। दूसरा इज व्हेन द एंडोमेट्रियम बिगिन टू डीजनरेट। अरे भाई कोई डीजनरेट थोड़ी ना होगा, यहाँ तो एंडोमेट्रियम को मेंटेन रखा जाएगा ना, वो सेक्रेटरी नेचर का हो गया है। तो ये बात भी गलत हो गई दोस्तों। कॉरेस्पॉन्ड विद द फॉलिकुलर फेज ऑफ ओवेरियन साइकिल। नहीं, फॉलिकुलर फेज तो पॉलीफेरेटिव फेज के साथ साथ चलता है, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया है। कॉरेस्पॉन्ड विद द ल्यूटियल फेज ऑफ, हाँ, सेक्रेटरी फेज को ही ल्यूटियल फेज कह रहे हैं। मतलब ओवेरी में ल्यूटियल फेज चल रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखा गया है, और फिर एंडोमेट्रियम के रेस्पेक्ट में आप उसे सेक्रेटरी फेज कह रहे हैं। तो क्या है? 4th वन। चलिए आगे, एमनियोसेंटेसिस 15 वीक के बाद शुरू होता है, और 16 to 20 वीक तक वैश चलता है दोस्तों। और ये चल रहा है जेस्टेशन का, जेस्टेशन पीरियड बोल रहे हैं ना। तो 15 वीक के बाद कहानी शुरू होती है एमनियोसेंटेसिस की। फीटस इस फ्लूइड में तैर रहा है, वो एमनियोटिक फ्लूइड है, और सिरिंज के थ्रू वो फ्लूइड सक कर लिया गया, उसमें फीटल सेल्स होती हैं, और फिर फीटल सेल्स की स्टडी की जा रही है। तो आपको पता ही है एमनियोसेंटेसिस के थ्रू हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। किसको डिटेक्ट कर सकते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर को क्या कर सकते हैं? डायग्नोज और डिटेक्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे आपने कहा किसी को डाउन सिंड्रोम का प्रॉब्लम हो गया है ना, ट्राइसोमी ऑफ 21 याद है या नहीं है? डाउन सिंड्रोम, हाँ, डिटेक्ट कर सकते हैं बेटे आप इसको, डाउन सिंड्रोम। सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन यहाँ पर हो गई है, तो आप इनको जेनेटिक डिसऑर्डर को क्या कर सकते हैं? डिटेक्ट कर सकते हैं, एमनियोसेंटेसिस। तो ध्यान रखना है 15th वीक के बाद शुरू होता है, और 16 to 20 वीक में बहुत अच्छे से किया जा रहा है। मैच द कॉलम। तो एस्टिडीज दे रखी है, और वहाँ पे कुछ उनके पॉजिटिव एजेंट दे रखे हैं। तो सिंपल सा है, मैं एक्स्ट्रा बता दूं, इसको तो मैच कर ही लेंगे। बस एक ही याद रखना है, सिफाली ट्रिपाली, सिफेलिस, सिफाली ट्रिपाली, यानी सिफेलिस जो हो रहा है वो ट्रेपेनोमा पैलिडम से हो रहा है। सिफाली ट्रिपाली एक याद रखिए, बाकी तो आप लोग जानते ही हैं। हेपेटाइटिस बी वायरस से हो रहा है, मतलब 6 इसका मैचिंग हो जाएगा दोस्तों। जेनाइटल हर्पीज वायरस से हो रहा है, तो इसका मैचिंग 3rd नंबर पे हो जाएगा बेटे। जेनाइटल वाट मस्से हो गए हैं, एक तो ये वाट यानी ये मस्से होते हैं, तो जेनाइटल वाट ये भी एक वायरस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से हो रहा है, तो इसकी मैचिंग 4 नंबर पे चली जाएगी। और क्लेमाइडिया तो सामने ही दे रखा है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना। तो एक तो जेनाइटल वॉट ये आपको रखना है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। और मैंने आपको ये भी बताया था ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कई स्ट्रेन जो होते हैं, उसमें एक स्ट्रेन वो भी होता है जो मस्से कॉज करता है जेनेटिलिया पे, और दूसरा स्ट्रेन वो भी हमने कह दिया जो क्या करता है, फीमेल के अंदर यूट्रस सर्विक्स कैंसर, यूट्राइन कैंसर भी क्या करता है, कॉज कर देता है दोस्तों। तो मैचिंग कर सकते हैं, ये 6 आ गया है, 3 आ गया है, 4 आ गया है, 1 आ गया है, 6 3 4 1, तो आंसर इज 3rd वन हो गया बेटे। चले आगे,
एक्रोसोम जानते ही हैं, ये हेड होगा, ये न्यूक्लियस दिखा दिया है, यहाँ पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको एक्रोसोम कहेंगे, ये इसका मिडल पीस होगा, ये इसका टेल पार्ट हो जाएगा दोस्तों लेके। और यहाँ पर तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिलते ही हैं, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया मिडल पीस में मिल रहे हैं दोस्तों, उसे एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं मूवमेंट के लिए। दोस्तों कुछ याद है कि नहीं है? तो ये जो स्ट्रक्चर दिखा रखा है ये एक्रोसोम है। तो एक्रोसोम जो है, स्पर्म एक्रोसोम, ये इसका हेड पार्ट हो गया है। क्या हो गया है? हेड पार्ट। और यहाँ न्यूक्लियस क्या होता है? हैप्लॉइड होता है, आप लोग जानते ही हैं। तो ये इसका हेड पार्ट हो गया है। तो ये एक्रोसोम बना, जो कैपलाइक स्ट्रक्चर है एक्रोसोम, एक्रोसोम बना किससे है? ये एक्रोसोम बना है किससे? गोल्जी से। इसको बनाने का काम गोल्जी एपरेटस कर रहा है। बना ये गोल्जी से है, लेकिन इसमें भरे रहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इट रिमेन्स फिल्ड विद, जल अपघटनी किण्वक इसमें भरे हुए हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरे हुए हैं। क्या भरे हुए हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इसके अंदर फिल्ड है। तो ये काम किसकी तरह का? ये काम करता है किसकी तरह? लाइसोसोम की तरह। एक्स एज लाइसोसोम। मेरे क्वेश्चन को ढंग से समझ लेना बेटा जी। मतलब मैंने ये कहा एक्रोसोम बना गोल्जी एपरेटस है, लेकिन इसके अंदर भरा क्या है? इसके अंदर भरा हुआ है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो ये काम किसकी तरह करेगा? लाइसोसोम की तरह करेगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जानते हैं आप लोग, आफ्टर स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस हो गया, एंड बिफोर स्पर्मिएशन यानी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से उनका रिलीज हो जाना। तो स्पर्मियोजेनेसिस तो हो गया, लेकिन स्पर्मिएशन से पहले विच पार्ट ऑफ स्पर्म, ये जो स्पर्म बना है इसका कौन सा पार्ट जो होता है वो इन सर्टोली सेल के साथ में अटैच्ड रहता है। ये सर्टोली सेल है। कौन सा पार्ट अटैच रहता है? जानते हैं आप लोग, इनका हेड जो होता है इनके साथ में क्या रहता है? अटैच रहता है बेटे। तो दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो कुछ नहीं करना, जुड़े रहिए हमारे साथ में। बस ऐसे नीट मेल चलता रहेगा। बस 4 मई को आप दुनिया का सबसे बेहतरीन खेल के आएँ और आपका दिन सबसे अच्छा हो, है ना? तो याद रहे, हम इस दुनिया में केवल जीतने के लिए आए हैं और इस दुनिया से केवल जीत कर ही जाएंगे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।